My learned co-speaker for the day, C.K. Gupta ji, convener of Daryaganj CP Study Circle, Paras Dawar ji and Saurabh Bindal ji, my distinguished senior professional colleagues sitting on the audience, R.P. Varshney ji, K.P. Singh ji, Arun Gupta ji, Sudhir ji, Anil Gupta ji, और सेठ साहब, चावला जी, संचेत, तरुण जी, अनिल अग्रवाल, हीरा जी, किस किस का नाम लूँ, distinguished fellow professional colleagues, ladies and gentlemen. So first of all, I convey my thanks to पारस and दरियागंज CP Study Circle कि 6 महीने में दूसरी बार हम लोग मिल रहे हैं. Last time we met on 3rd August 2024 and generally budget is an annual affair, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि हम 6ठे महीने में दोबारा मिल रहे हैं. और जब मैं ऑफिस से चला तो मैं देख रहा था कि 2024 का जो इनकम टैक्स एक्ट आया था वो कोरा पड़ा है, ज़्यादा काम नहीं आया. अब 2025 के आने की तैयारी होगी. अब की बार जब बजट आया तो मुझे लगा कि बहुत से लोगों को पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि बजट में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, और हमें बहुत ज़्यादा स्टडी सर्कल्स में या लोगों में बजट के लेक्चर को लेके उत्साह देखने को नहीं मिला. और जो एप्रीहेंशन थी बाय एंड लार्ज इट हैज़ प्रूव्ड करेक्ट, और बजट में एक्सेप्ट सम प्रोसीजरल एंड टेक्निकल चेंजेस बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आई. अब इससे पहले कि मैं डेलिब्रेशन शुरू करूं, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है बजट देने के लिए हर एक सरकार की ड्यूटी है कि टैक्स कलेक्ट करने से पहले देश को बताए कि आपको क्या खर्चा करना है और वो आप कैसे कलेक्ट करोगे. एंड ड्यूटी इज इम्पोज अपॉन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है कि बिफोर हैंडेडली वो प्रजा को बताए कि ये हमारे खर्चे हैं, ये इतना हमें पैसा चाहिए और इसको इस तरीके से हम कलेक्ट करेंगे. और एक बड़ी सुंदर सी प्रथा है, आपको मालूम नहीं होगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करने के लिए चलते हैं तो पहले वो प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं और प्रेसिडेंट साहब उनको दही और चीनी खिला के पार्लियामेंट में भेजते हैं. अब की बार हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने वो दही में इतनी अच्छी चीनी डाली कि उसकी मिठास देश के 3.5 करोड़ परिवारों में जो मिडिल क्लास है वो मिठास सबके मुंह उन्होंने मीठे कर दिए. तो ये जो प्रेसिडेंट साहब की जो दही चीनी है, ये पहली बार जब तक मैं अपने प्रोफेशनल करियर की अगर बात करूं तो देखिए बाय एंड लार्ज हमारा बड़ा एक डेवलपिंग कंट्री है, गरीब लोगों का देश है और हमारी कुछ अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है. तो जब भी हम बजट सुनते हैं तो वही 4-5 लाइनें, पुअर्स, एजुकेशन, पॉवर्टी, ये 5-6 वर्ड्स हैं स्ट्रीम लाइन हम जब से हमने वो संभाला है सुनते आ रहे हैं. इन द सेम मैनर फिर वो डिफेंस का बजट. और जो मिडिल क्लास है इस देश का वो जब से जन्म लिया है, जब से कमा रहा है, अपना घर भी चला रहा है, सरकार भी चला रहा है और वो बेचारा बचा भी नहीं पाता तो एक्सपेंडिचर भी कर रहा है, तो पूरे देश में डिमांड भी वही क्रिएट कर रहा है. तो जीएसटी में भी जो कलेक्शन हो रही है उसमें भी मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और पहली बार किसी बजट में ऐसा देखने को मिला दैट दिस बजट इज टारगेटेड टुवर्ड्स बेनिफिटिंग मिडिल क्लास पीपल. और 3.5 करोड़ परिवारों को इस बजट में इस फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अब की बार जो रिलीफ दी है, तो मैं नहीं समझता कि आज तक कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी प्रधानमंत्री इतनी बड़ी हिम्मत एक पर्टिकुलर क्लास को लेकर टारगेट कर पाया. उसके लिए एक बार ताली बन जाए. और मैं ये भी मानता हूँ कि आप ये तो सुनने नहीं आए कि बीएसई के क्या रेट आए हैं. ये तो सब आपको कि 5 लाख की 7 लाख की 12 लाख हो गई है, ये सुनने तो आप लोग आए नहीं हो. लेकिन जो काम अच्छा हुआ है सर, अमेंडमेंट थोड़ी कम है तो ये भी सुनाई दो. खाने का टाइम में फिक्स्ड है. नहीं, अब बात यह है कि अब फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने इतना बड़ा तोहफा दिया. हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को इस तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं कि भाई ये एक सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को खुश किया, एक बिहार को खुश किया, व्हाट इज़ देयर फॉर द रिमेनिंग कंट्री, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है. खैर बजट कोई 1 साल की चीज़ नहीं है. मिडिल क्लास का तो आज़ादी के बाद पहली बार नंबर आया है, तो अगर आ गया तो इसकी खुशी मना लो. अगले और पिछले सारी कमियां बाकी देश की पूरी कर दी जाएंगी. लेकिन ये जो अमेंडमेंट किया है, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज़ की है, इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि दिस इज़ इरिवर्सिबल. किसी को इससे अब वापस आना पॉसिबल नहीं है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल एफर्ट. और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है
देखिए बाई एंड लार्ज हर मिडिल क्लास फैमिली को मिनिमम 60,000 पर एनम का बेनिफिट होगा, यानी कि 5,000 रुपये महीने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और वो 5,000 रुपये महीने की जो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी वो देश की इकोनॉमी भी वापस जाएगा ना। वो जीएसटी के थ्रू उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होकर टैक्स किस तरीके से बढ़ेगा। वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें पता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जब भी एक्सपेंडिचर होता है तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एंड थैंक्स टू जीएसटी, अगर आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अगर इतना बड़ा स्टेप ले पाए तो उसका मूल कारण है जीएसटी। और जीएसटी के बाद भी जो उसका मूल कारण है वो है यूपीआई। यूपीआई हैज इंश्योर्ड कि जीएसटी की ट्रांसपेरेंट कलेक्शन हो पाए। आज पूरे देश में जब हम जाते हैं तो कुछ शहरों को छोड़ दो, ऑटो वाला भी कैश पैसे नहीं लेता, एक चाय वाला 10 रुपये की चाय के लिए भी आपसे कैश पैसे नहीं लेता। तो यूपीआई ने जो पूरे देश की इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट किया है, जो कच्चे की ट्रांजैक्शन को पक्के की ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट किया है, और उसका काउंटर इफेक्ट जीएसटी की कलेक्शन में दिखाई दिया। और जीएसटी की कलेक्शन का इफेक्ट आपको इनकम टैक्स की छूट में नजर आया, राइट। तो ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी हिम्मत दिखाई, उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। जब हम फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की बजट स्पीच सुन रहे थे तो उसमें सबसे बड़ी घोषणा तो 115 बीएसई की थी कि जी अब हमने 7 लाख के 12 लाख कर दिए। दूसरी जो बड़ी घोषणा की उन्होंने वो की नया इनकम टैक्स बिल। वो पहले पटाखा फोड़ दिया कि आज जो पढ़ा रहे हैं ये टेम्परेरी है, इसको थोड़े दिन के लिए पढ़ लो और हम नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे। फिर उन्होंने अपनी बजट स्पीच में अपनी पीठ थपथपाई कुछ चीज़ों के लिए, फेसलेस असेसमेंट के लिए, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के लिए, ई गवर्नेंस के लिए कि आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग हम बहुत जल्दी कर देते हैं, आपको रिफंड हम बहुत जल्दी दे देते हैं। तो इस तरीके से कुछ मुद्दों के लिए उन्होंने अपनी पीठ थपथपा ली। अब जहाँ तक जो हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ की, जिसमें से 100 करोड़ लोगों ने अगर बजट सुना होगा, तो बाकी लोगों को तो लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बोला सब कुछ ठीक है। अगर अब आप फेसलेस असेसमेंट की बात करें या विवाद से विश्वास स्कीम की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने खुद कहा कि 33,000 डिक्लेरेशन आई है अंडर विवाद से विश्वास ओनली, और 6 लाख से ज़्यादा अपीलें पेंडिंग है सीआईटी अपील की फॉर्म पे। और हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल 263, 264 उनका क्वांटम अलग है। और फिर वो बात करते हैं कि हमने फेसलेस असेसमेंट कर दिया, रिटर्न की प्रोसेसिंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया इस गवर्नमेंट ने। अब आप रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी प्रोसेसिंग होकर 143(1) की आती है, आपका रिफंड अनलेस एंड अनटिल की असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया हो आपका रिफंड रोकने के लिए, आपका रिफंड भी तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है अप टू ए लिमिट। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम थी। अब हमारे पास अपील का बैकलॉग इतना ज़्यादा है कि 2020 में वी अटेम्प्टेड, 2024 में वी हैव अगेन अटेम्प्टेड, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट इज़ क्लेमिंग गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन चार्टर, बट एज फार एज जस्टिस रेंडरिंग सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न्ड, यहाँ पर गवर्नेंस में कुछ ना कुछ बहुत भारी कमी रहती है। जहाँ तक फेसलेस असेसमेंट का सवाल, फेसलेस असेसमेंट में देयर मे बी टू व्यूज़। बाई एंड लार्ज करप्शन इज़ गॉन, क्वालिटी ऑफ फेसलेस असेसमेंट इज़ गुड। लेकिन जहाँ पर क्वालिटी ऑफ फेसलेस असेसमेंट ख़राब है, जहाँ पर क्वांटम ज़्यादा इन्वॉल्व है, जहाँ पर फैक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ एसएससी बड़ा है, वहाँ पर फेसलेस असेसमेंट की अपनी लिमिटेशन है। एक जो असेसिंग ऑफिसर है, ही इज सिटिंग देयर विद अ लिमिटेड नॉलेज एंड ही इज सिटिंग देयर विद अ वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसको ना तो वो खुद से पढ़ पाने में सक्षम है, ना वो खुद से उसको समझ पाने में सक्षम है। और एक जब आप वीसी करते हैं, उस वीसी के दौरान वो आपसे कहेगा कि जल्दी से जल्दी आप अपना आर्गूमेंट ख़त्म कर लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो फेसलेस असेसमेंट है और ये जो विवाद से विश्वास स्कीम जो फेल हुई है, उसके पीछे जो कारण है वो बैड क्वालिटी ऑफ असेसमेंट है। अब जहाँ आपको एडिशन 5 रुपये की करनी थी और आपने एडिशन 100 रुपये की कर दी, तो कोई आदमी विवाद से विश्वास में कैसे जाएगा। जहाँ पर आपको एक नॉर्मल एडिशन करनी थी और आपने सेक्शन 68, 69 इन्वोक कर दिया, आपने उसके ऊपर 85% टैक्स लगा दिया, तो वो विवाद से विश्वास में कैसे जाएगा।
तो विवाद से विश्वास के अनसक्सेसफुल होने का जो मेन कारण है दैट इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ असेसमेंट। और दूसरी जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में जो कमी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एक इशू पे आपको हर एक असेसिंग ऑफिसर, जब आपने एक इतना बड़ा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बना दिया, देयर हैज़ टू बी यूनिफॉर्मिटी। आप एक इशू पे एक ही व्यू लेंगे। आप देखेंगे कोई सर्च के से रिलेटेड असेसमेंट है, आपके पास 4 ऑर्डर होंगे कि चारों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। आपके पास बोगस परचेजेस का कोई असेसमेंट है, आपके पास 4 असेसमेंट होंगे, चारों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगी। आप NFAC को एक पुराना ऑर्डर सप्लाई कर दोगे, उसके बावजूद भी वो अपने व्यू पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये नेशनल फेसलेस असेसमेंट में ये भारी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, आज की डेट में CIT अपील इज स्टक। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, सचिन जी ने मुझे क्लिप भेजी थी कि CBI ने इनकम टैक्स ऑफिस पे रेड की, द पर्सन्स हु आर बिहाइंड फ्लॉपिंग दिस फेसलेस स्कीम, और जो इसमें से भी रास्ता ढूंढ के कुछ करप्शन का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर रेड की। तो ये फैक्ट है। हमारे से बहुत सारे प्रोफेशनल यहाँ पर बैठे होंगे, उनके पास भी इस तरीके के फ़ोन कॉल आते हैं फेसलेस होने के बावजूद भी कि जी आपकी अपील चल रही है, आपका असेसमेंट चल रहा है, हम लोग करा देते हैं। तो समबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस। और यहाँ पर भी मेरा सुझाव ये है कि ठीक है, आपने पब्लिक के सामने पीठ थपथपा ली, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ लीजिए। ग्राउंड रियलिटीज़ में आप देख लीजिए कि अपील सेंटर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बिल्कुल इस समय डिफंक्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप उसको रिजुविनेट कीजिए, किस तरीके से उस एडमिनिस्ट्रेशन को आपको दुरुस्त करना है, किस तरीके से CIT अपील की हियरिंग फिक्स हो, और नहीं तो उसको फेसलेस ख़त्म कर दीजिए। एज सिंपल एज दिस। कम से कम जस्टिस तो मिल जाए लोगों को। तो ये बात हुई फेसलेस की। अब शुरुआत में जब फेसलेस असेसमेंट आया तो अंडर ओवर एंथुजियाज्म गवर्नमेंट ने कहा हम सब कुछ फेसलेस कर देंगे, CIT अपील भी फेसलेस कर देंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल भी फेसलेस कर देंगे, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल भी फेसलेस कर देंगे, है ना, और ट्रांसफर प्राइसिंग में भी जो रेफरेंस है वो भी सारा का सारा फेसलेस कर देंगे। और डिफरेंट स्कीम्स के लिए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने पावर ले ली। सब में सनसेट क्लॉज डाल दिए कि इस तारीख तक हम अपनी स्कीम नोटिफाई कर देंगे। ठीक है सर। तो ऐसे 4 सेक्शन हैं जिनमें सनसेट क्लॉज 31 मार्च 2025 है, जिनकी अभी तक फेसलेस की स्कीम आई नहीं है, नोटिफाई नहीं हुई है। ठीक है सर। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट किया और ये जो सनसेट क्लॉज था 31 मार्च 2025 वो हटा दिया। अब जब टाइम आएगा तब ये स्कीम दे देंगे। अब नए एक्ट में देंगे, पुराने में देंगे, बट उसका सनसेट हटा दिया है। सेक्शन है 92 CA ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के लिए सेक्शन 144 C, सेक्शन 253 ट्राइब्यूनल के लिए और सेक्शन 255 ट्राइब्यूनल के लिए। तो 4 अमेंडमेंट इस बजट के अंदर ये फेसलेस स्कीम लाने के लिए उन्होंने अपने पास ब्लैंकेट पावर रख ली है। जितने भी चेंजेस हैं अब की बार ज़्यादातर प्रोसीजरल चेंजेस हैं, टेक्निकल चेंजेस हैं, जो हम लोगों के प्रोफेशनल के मतलब के, और जो आम आदमी के मतलब का जो बजट है वो टीवी पे आप लोगों ने सुन लिया है। बहुत सारी जगह जब लिमिटेशन को हम काउंट करते हैं, वेलकम सुभाष चौहान जी, आगे आ जाओ, आ जाओ। जब हम लिमिटेशन काउंट करते हैं तो लिमिटेशन काउंट करते समय किसी भी प्रोसीडिंग को अगर स्टे कर दिया है किसी कोर्ट ने, तो पीरियड ऑफ स्टे को लिमिटेशन की काउंटिंग में से निकाल देते हैं कि जितने पीरियड के लिए कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को स्टे किया उसको हम लिमिटेशन में काउंट नहीं करते, लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि ये पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, ये पीरियड कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे आके एंड होगा। तो अब इस बजट में उन्होंने इस डेफिनेशन को लेके क्लैरिटी दे दी। ये स्टे उस दिन शुरू होगा जिस दिन कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे पीरियड काउंटिंग लिमिटेशन के लिए वहाँ से शुरू होगी जिस दिन कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया, और उस दिन तक चलेगा जिस दिन कोर्ट का स्टे वेकेट हुआ और वो ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर को मिल गया, सर्व हो गया। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रिंसिपल कमिश्नर को कौन सर्व करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट का, कोर्ट्स का एक अपना सेटअप है जो प्रिंसिपल CIT के पास काम हो जाती है। लेकिन आज की डेट में आपके पास हर एक प्रिंसिपल CIT की ईमेल ID अवेलेबल है। ठीक है सर। तो मेरा सजेशन इसमें यह है कि जब भी आपके केस में आपके फेवर का कोई ऑर्डर आए तो आप तुरंत अपने असेसिंग ऑफिसर को और साथ में अपने प्रिंसिपल CIT को वो अपना ऑर्डर आप उसको ईमेल कर दो ताकि उसको पहुंच जाए वो, और उसका स्टे पीरियड आपका चालू हो जाए। तो ये जो अमेंडमेंट आए हैं सेक्शन में,
144 BA जहाँ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, 153 जो लिमिटेशन है जनरली असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट करने की, 153B जो सर्च के असेसमेंट कंप्लीट होते थे अंडर सेक्शन 153 एंड 153C उनके लिए, 158 BE और BFA ब्लॉक असेसमेंट के लिए, और रूल 68B जो सेकंड शेड्यूल में है उसके अंदर ये 6 जगह ये अमेंडमेंट है, 5 जगह जहाँ पर स्टे पीरियड को लेके कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट की गई है। स्टे पीरियड जो लिमिटेशन से आउट होगा, बाहर होगा, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे द स्टे हैज़ बीन ग्रांटेड, एंडिंग ऑन द डे व्हेन द ऑर्डर इज कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक सेक्शन है सेक्शन 275 पेनल्टी का। सर एक पॉइंट है जी सर। ईमेल रूट जो है ये ऑफिशियली तो अवेलेबल है बट इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑफिसर्स इन देयर रिस्पेक्टिव चेयर, दे डोंट रिस्पोंड ऑन दैट सर टेल देम अक्रॉस द टेबल इवन, तो इतने मैं इतनी ईमेल नहीं देख रहा हूं, मेरे पास तो जो फाइलिंग ई पोर्टल से आती है वही है। सर जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आज की डेट में मेरे ऑफिस में 131 की और 133(6) की हम कोई भी कंप्लायंस फिजिकली नहीं कर रहे, ओनली एंड प्योरली थ्रू ईमेल। कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और दूसरा, अब जो है ना ITBA के पोर्टल पे सर्विसेज में आपको अपील इफेक्ट के लिए अपने ऑर्डर अपलोड करने की ऑप्शन आ गई है, अभी ऑप्शन आई है। तो जब भी आपके पास अब कोई आपका CIT अपील का ऑर्डर है, फेवरेबल ITAT का है, हाई कोर्ट का है, कोई भी आपका ऑर्डर है जो आपको पर्टेन करता है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप उस पोर्टल पे जाके ITBA के पोर्टल पे जाके और अपने फेवर का ऑर्डर वहाँ पे आप अपलोड कर दो, तो वह आपके पोर्टल पे जाके रिकॉर्ड हो जाएगा और उसकी पूरी ट्रेल है, वो वहाँ से हट नहीं सकता सर। और जो ईमेल है ना सर डिपार्टमेंट की, असेसिंग ऑफिसर अपनी ईमेल डिलीट नहीं कर सकता। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हां नहीं करेक्ट नहीं कर सकता, बट वो मैं कह रहा हूं उसको कॉग्निजेंस नहीं देते, एज इट इज पड़ी रहती है। सर वो कॉग्निजेंस क्यों नहीं देते उसका कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन ना वो ईमेल वहाँ, सर वो ईमेल वहाँ पहुँच चुकी है, ईमेल वहाँ है, और आपने जब ईमेल भेज दी और सही ईमेल आईडी पे आपने ईमेल भेज दी, आपका कंप्लायंस हो गया सर। कोई इसमें अब कोई डाउट वाली बात नहीं है। आज की डेट में सर, आज की डेट में डिपार्टमेंट हैज स्टॉप्ड सेंडिंग एनी ऑफ द नोटिस आइदर बाय पोस्ट और बाय हैंड, ठीक है सर। वो या तो ईमेल आईडी पे भेजते हैं या ITBA पोर्टल के ऊपर आता है, तो वो प्रैक्टिस ही डिसकंटिन्यू कर दी है, ठीक है। तो अब तो ओनली मैकेनिज्म इज ईमेल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जब भी ऑर्डर आए तो पोर्टल पे भी अपलोड कर दो और ईमेल पर भी भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हम चर्चा करते हैं सेक्शन 275 की। सेक्शन 275 जो है, इट स्पीक्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ पासिंग पेनल्टी ऑर्डर्स। अब कहने को तो बड़ा छोटा सा सेक्शन है, 2 सब सेक्शन है इसके, एक 1A और एक 2, 3 सेक्शन है इसके। लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो जो लोग अपने आप को लर्नेड क्लेम करते हैं, जब आप सेक्शन 275 को पढ़ना शुरू करोगे, अगर 4 बार पढ़ने से पहले, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पहले पढ़ चुके हैं, जो इस सेक्शन को, एग्जिस्टिंग सेक्शन 275 को पहले पढ़ चुके हैं, इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं, और पुरानी वाली आपको याद नहीं रही, आप दोबारा पढ़ना चाहते हो, जब आप पढ़ोगे तो 100% मेरी गारंटी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसकी लिमिटेशन कहाँ से शुरू होती है किसकी क्या लिमिटेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा। यू विल बी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। कई लोग तो बोलते हैं 6 महीने से साल है। नहीं, वो अब उसमें उसने वर्डिंग ऐसी लिखी है एग्जिस्टिंग कि कब लगनी है पेनल्टी, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंक्लूडेड, जिसमें पेनल्टी इनिशिएट हुई है, और 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which the penalty has been initiated, whichever is later, ठीक है। ठीक है, फिर अगली जगह जाके बोलेगा कि ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हो, तो 1 month 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल इज रिसीव्ड। जब CIT अपील के ऑर्डर की बात करोगे तो फिर कहेगा फ्रॉम 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर ऑफ द CIT अपील इज रिसीव्ड। ट्राइब्यूनल वाले में CIT अपील भी लिखता है। हाँ, और वो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको दे देगा कि आपकी दिमाग जो है ना बिल्कुल
आपको कागज़ पेन लेके अच्छे से अपनी लिमिटेशन निकालनी पड़ेगी। अब आप ये सोचो कि जो हम लोग लर्नेड क्लास हैं, जो इतनी हार्ड ट्रेनिंग से निकल के आए हैं, ठीक है, जो एक सामान्य असेसिंग ऑफिसर है, अब हम लोग इतने हार्ड इंटेलेक्चुअल माइंड लेके इतनी हार्ड ट्रेनिंग से निकल के आए हैं, लॉ को पढ़ना चाहते हैं, और हम लोग इतना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो एक जो सामान्य आदमी है जो इनकम टैक्स ऑफिसर के लेवल पे बैठा है, वो उस लॉ को पढ़ के कितना कन्फ्यूज़ होता होगा। अब ये बात इनको अब समझ में आई, ये बात इनको इस साल समझ में आई कि भाई ये जो 275 की ड्राफ्टिंग है ये ख़राब है, और इसमें बहुत सारे जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है लिमिटेशन के, और इसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सारे मतलब मैं जहाँ तक जब भी कोई मेरे पास पेनल्टी का आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई केस आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है लिमिटेशन चेक करो भाई। और बहुत सारे केसेस में असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगाने ही भूल जाते सर, वो लिमिटेशन एक्सपायर हो जाती है। तो अब उन्होंने इसको यूनिफॉर्म कर दिया सर, सेक्शन 275 को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है सर। अब 5 सबसेक्शन है इस सेक्शन के अंदर, और बाय एंड लार्ज एसेंस सेम है, बाय एंड लार्ज इनकी एसेंस सेम है। जिस क्वार्टर में ऑर्डर रिसीव हुआ है, अब मंथ का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, इनको पता है कि हमारे ऑफिसर थोड़े से ढीले हैं, तो मंथ का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, क्वार्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जिस क्वार्टर में ऑर्डर रिसीव हुआ है या जिस क्वार्टर में ऑर्डर पास हुआ है, उसके 6 महीने के अंदर आपको पेनल्टी लगानी है। बड़ा सिंपल ड्राफ्टिंग कर दी। सबसेक्शन 1 में इसकी लिमिटेशन दे दी, सबसेक्शन 2 और 3 में, सबसेक्शन 2 और 3 में बता दिया कि अगर किसी की पेनल्टी लगा दी और बाद में क्वांटम में वो असेसमेंट में जाके जीत गया, तो उसका रेक्टिफाई करके उसकी पेनल्टी रिड्यूस कर देंगे बाय गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी। सबसेक्शन 4 में कहता है कि अपॉर्चुनिटी देनी मस्ट है, अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी, और जितनी भी पेनल्टी लगेगी वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 274 सबसेक्शन 2, यानी कि जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेनी आवश्यक है। और दूसरा, जब कोई ऑफिसर का ऑफिस चेंज हुआ है, कोई नया ऑफिस आ गया, पुराने ऑफिसर ने पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी, तो नया ऑफिसर जो आपको टाइम देगा री हियरिंग करने में, वो पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये नया सेक्शन 275 आ गया और ये अब एप्लीकेबल हो जाएगा प्रोस्पेक्टिवली, और पुराना 275 हैज़ गॉन। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द जो इस्तेमाल किया है, भाई हुआ विद प्रायर इंफॉर्मेशन टू दी जॉइंट कमिश्नर, नॉट कंसेंट और सैंक्शन। नहीं, सेक्शन 270 सर, सेक्शन 274 सबसेक्शन 2 बड़ा क्लियर है कि 274 में तो है 200 जो वहाँ जो सर 275 की जो पेनल्टी लगेगी ना, दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 274 सबसेक्शन 2। ठीक है सर। तो सेक्शन 274 सबसेक्शन 2 आपको क्लियरली मैंडेट करता है कि बिना जॉइंट कमिश्नर के कोई पेनल्टी नहीं लगेगी सर। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 275। बहुत सारे सेक्शन हमारे पेनल्टी के ऐसे हैं जहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को पेनल्टी लगाने की पावर नहीं है। पेनल्टी हैज़ टू बी इम्पोज्ड बाय जॉइंट कमिश्नर ओनली। असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी नहीं लगा सकता। पेनल्टी लगाने के लिए उसको जॉइंट कमिश्नर के पास केस रिकमेंड करना पड़ेगा। इनिशिएट कर सकता है पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, लगाएगा जॉइंट कमिश्नर। तो ये जो सारे सेक्शन थे बदलाव कर दिए, 271 BB, 271 C, 271 CA, 271 D, 271 DA, 271 DB, 271 E। 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है। तो यहाँ पर अब असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है सब्जेक्ट टू 274 B, यानी कि परमिशन उसको जॉइंट कमिश्नर की अभी भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये प्रोसीजरल चेंज। सर अब इसमें इससे जिसको इम्प्लीकेशन है, जो एसएससी पेनल्टी होती है, अभी इसकी इनिशिएशन साथ साथ ही करनी पड़ेगी ऑर्डर के साथ, की बाद में भी कर सकते हैं? देखो, जो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर जो फाइंडिंग है ना, उसकी इनिशिएशन तो तभी होगी, बाद में कैसे होगी? इनिशिएशन उसकी तभी होगी ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑर्डर कंक्लूड होने से पहले भी हो सकती है। मतलब वो रेकमेंड करता था ना अभी तक तो, एसएस के लिए, एसटी के लिए। हाँ जी, वो जॉइंट कमिश्नर को अब असेसिंग ऑफिसर कर सकता है ना इनिशिएट तो असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। ऑर्डर पास जॉइंट कमिश्नर को करना था, दिस वाज द केस। इनिशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनिशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो पेनल्टी लगानी है वो जॉइंट कमिश्नर को लगानी थी। तो मतलब इसका असेसमेंट से पहले भी नोटिस आ सकता है, बाद में? हाँ, 2CN SST का तो कभी भी आ सकता है। हाँ, नॉट विद। एक और जो पेनल्टी के सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 271 AAB, ये 148 जो पुराने सर्च थी, जो 31 अगस्त 2024 तक जो सर्च हो गई,
उसके ऊपर ये पेनल्टी लग रही थी, तो उसकी क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है कि ये सेक्शन अब 1 सितंबर, जी सेठ साहब वहाँ से पूछ लो तो 1 सितंबर 2024 के बाद जो सर्च हुई, 1 सितंबर 2024 या उसके बाद जितनी भी सर्च हुई, उसके ऊपर ये जो पेनल्टी है 271 की, ये नहीं लगेगी। ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है सर। फिर हम दोबारा बात कर रहे हैं लिमिटेशन की। अब ऑफिसर्स के पास भूल होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है और वो लिमिटेशन भूल जाते हैं, तो बहुत जगह अब असेसिंग ऑफिसर को इन्होंने फ़ायदा दिया है। सेक्शन 271 में आपको पेनल्टी की इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट पेनल्टी जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है 270 A की, अंडर असेसमेंट या अंडर असेसमेंट की जो आपकी पेनल्टी है 271 A में लगती है, उसके लिए आप इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 271 A। उसकी इम्यूनिटी की कंडीशन ये है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर पूरा टैक्स जमा करा देना है और आपको अपील फाइल नहीं करनी है, और फिर आप उसके बाद एक एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर के पास फाइल करेंगे। तो जिस महीने में वो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे उसके 1 महीने के अंदर उसको ऑर्डर करना है इम्यूनिटी का, ठीक है सर। तो वो पेनल्टी का टाइम उन्होंने बढ़ा दिया है, 3 मंथ कर दिया है, 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। यानी असेसिंग ऑफिसर को आपको इम्यूनिटी ग्रांट करने के लिए अब 3 महीने मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 1 मंथ। ये उसको लिमिटेशन उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। सर्च के केसेस में असेसमेंट कंप्लीट हो गया और असेसिंग ऑफिसर को बुक्स रिटेन करनी है। अब बुक्स रिटेन करने के लिए सेक्शन 132 सब सेक्शन 8, उसके पास 30 डेज थी फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस महीने में आपका असेसमेंट कंप्लीट किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको ऑथराइजेशन लेनी है बुक्स रिटेन करने के लिए, ठीक है सर। ये पीरियड भी अब यहाँ पर उल्टा कर दिया। वहाँ पर लिखा था 1 महीने, जिस महीने में एप्लीकेशन फाइल हुई 3 महीने बढ़ाए। यहाँ कहते हैं कि जिस महीने में ऑर्डर पास किया, जिस क्वार्टर में, उससे 30 डेज काउंट करेंगे। यानी कि जो लिमिटेशन है वो मंथ से हटा के क्वार्टर कर दी। एक क्वार्टर में जितने भी असेसमेंट ऑर्डर पास हुए हैं तो उस क्वार्टर की उसको इकट्ठी अप्रूवल ले लेनी है और 30 दिन के लिए उसको अप्रूवल, 30 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूवल लेनी है। तो वहाँ पहले क्या था, 1 महीने में एप्लीकेशन फाइल करनी थी और क्वार्टर में लिमिटेशन का टाइम था उसके पास। यहाँ उल्टा हो गया, क्वार्टर में काम पूरा होना है और 1 महीने की लिमिटेशन है 132 सबसेक्शन 8 के अंदर। इसी तरीके से ब्लॉक असेसमेंट के अंदर 158 BE सबसेक्शन 1 और 158 BE सबसेक्शन 3। सेक्शन 158 BC के अंदर जो ऑर्डर कंप्लीट होता है ऑन द सर्च पार्टी, BC होता है सर्च पार्टी के लिए और BD होता है अदर पार्टी के लिए, अदर देन द सर्च पार्टी। तो BC के केस में जो आपकी लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ सर्च है वो महीना ख़त्म होने के 12 महीने में आपको असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट करना था BC के केस में, ठीक है सर। तो वो उन्होंने कर दिया 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी कि जो मंथ की लिमिटेशन जहाँ से काउंट हो रही थी वो एक क्वार्टर के अंदर जितनी भी सर्च कंक्लूड हुई है तो क्वार्टर के एंड से 12 महीने आपकी लिमिटेशन काउंट होगी BC के लिए, ठीक है सर। और BD के लिए लिमिटेशन काउंट होगी जिस दिन आपको 158 BC का नोटिस इश्यू हुआ, आफ्टर रिकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन। जिस समय अदर पार्टी को 158 BC का नोटिस इश्यू होगा तो सारे नोटिस एक क्वार्टर में जितने इशू हैं उस क्वार्टर के एंड से 12 महीने ये ब्लॉक असेसमेंट के लिए लिमिटेशन के लिए चेंजेस आएगा। तो जितने भी चेंजेस हैं सारे के सारे प्रोसीजरल चेंजेस थे। अब हम चढ़ते हैं आगे सब्सटेंटिव चेंजेस के लिए। अभी तक मैंने जितने भी चेंजेस देखे वो सारे के सारे, इसमें मेरा कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ लिमिटेशन की बात है। सबसे फेवरेट एरिया, मेरी पिछली याद में कोई ऐसा बजट बाकी नहीं गया कि ट्रस्ट और NGO पे कोई अमेंडमेंट ना आया हो। या ये समझ लो कि ये गणेश जी की आरती है जब गणेश जी की पहले आरती होगी उसके बाद आगे के शुभ काम शुरू होंगे। तो और जब आप मेमोरेंडम भी देखोगे ना फाइनेंस बिल का, इट स्टार्ट्स विद ट्रस्ट। तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला गणेश जी की आरती कि हर एक बजट में ट्रस्ट को पहले टच करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खैर, लेकिन अब की बार कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो सेक्शन 12 AB के अंदर हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रेगुलर रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है 3 साल के लिए और रेगुलर मिलता है
5 साल की। अब उन्होंने कहा जो छोटी ट्रस्ट है जिनकी पिछले 2 साल में रिसीट विदाउट क्लेमिंग एनी एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12, यानी कि आपको कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पशन नहीं लेना, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं अलाउ करनी, 5 करोड़ या उससे कम है, तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा 10 साल के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होगा कि जो नया ट्रस्ट है, जो पहले है वो तो ऐसे ही रहेंगे। अब 1 अप्रैल 2025 से जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी बात कर रहे हैं। जो पुराने जो वो 5 साल के बाद आप जब दोबारा रिन्यू कराने जाओगे, लेकिन वो अब नया इनकम टैक्स बिल में देखेंगे, अभी नहीं पता कुछ भी। ये तो सेक्शन ही एक तरह से अभी हमें कुछ नहीं पता, अब नए इनकम टैक्स बिल में क्या आएगा हमें नहीं पता, है ना। आज की डेट में जो सिचुएशन है, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी लोग रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, है ना, उन लोगों को अगर 5 करोड़ से कम की उनकी टोटल इनकम बनती है विदाउट गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 11 to 13, हाँ, ग्रॉस रिसीट आप उसकी मान लो, आप समझ लो कि जितनी भी डोनेशन और जितनी भी इनकम है विदाउट एनी एप्लीकेशन वो सारा मिला दो, और जो आप जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कॉर्पस की जो झूठ लेते हो वो भी हटा दो, वो सारी अगर 5 करोड़ या उससे कम है, द मोमेंट इट एक्सीड्स 5 करोड़ तब आपको मिलेगा 5 साल का, वरना आपको मिलेगा 10 साल का। देखो सर, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने सोचा बजट में कुछ नहीं निकलेगा और नहीं निकला, वरना दिस गवर्नमेंट इज़ इंटायरली अनप्रडिक्टेबल। हाँ, कुछ बात की इनकी श्योरिटी है कि जो लोग ये कहते हैं वो कर देते हैं। अब इन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ले आएंगे, ले आए, है ना, और जीएसटी भी आ गया, चलो, और बाकी मतलब जो जो काम इन्होंने बोले वो कर दिए, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इन्होंने कहा इनकम टैक्स बिल लाएंगे, तो इनकम टैक्स बिल रखा है, अब की बार डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं रखा नाम, अब की बार, हाँ, अब उन्होंने इनकम टैक्स बिल वर्ड को यूज़ किया है। हाँ, नहीं सर, उसमें कह रहे हैं कि जैसे न्याय संहिता और इसमें किया, कोई नया प्रोविजन ना लाके इसी को रीराइट कर दिया, सेक्शन कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब देखो ये देखो सर, ये जो है ना अंदाजे लगाना अलग बात है, वो तो कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोग प्रोफेशनल, ठीक है सर, हमारा काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, तो बिना लॉ देखे तो हम लॉ इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, और हमको हमारे पास कोई जोशी का काम है नहीं कि भाई लॉ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। बहुत सारे लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसा बजट में क्या आएगा। अब मेरे पास तो ऐसी कोई भी विद्या नहीं है कि मैं बता सकूँ कि बजट में क्या आएगा। तो इन द सेम मैनर अब इनकम टैक्स बिल में क्या आएगा, मतलब कोई मतलब नहीं है, गैस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हैं इनकम टैक्स बिल हाँ सर मिलेगा, निर्मला सीतारामन जी क्या मिलेगा। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रस्ट के केस में आगे चलते हैं। जो स्पेसिफाइड वायलेशन थी, अब ट्रस्ट के लिए बड़ा ड्रैकोनियन बना दिया कि आपसे कोई भी वायलेशन होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो 115 TD में जाके आपको MMR पे टैक्स लग जाएगा। आपके पास जितनी भी एसेट है, चाहे वो बिके ना बिके, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, आपसे पैसे ले लेंगे। कहाँ से लेंगे आई डोंट नो। मतलब ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि आई बिलोंग टू बनिया फैमिली, तो हमारे शुरू से दादे परदादे बता के आएंगे पैसे तभी रिकवर हो सकते हैं जब सामने वाले के पास हों। बड़ियों को समझाते हैं बात कि भाई पैसे तभी रिकवर होंगे जब सामने वाले के पास होंगे। अब कोई ट्रस्ट है, अब उसके पास पैसे ही नहीं है ना, और आपने उसको 115 TD लगा दिया, और फिर आप उनके जो ट्रस्टीज़ हैं उनकी आप पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे, तो बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा ड्रैकोनियन सा और नासमझी का लॉ है ये 115 TD जो बनाया है। और छोटी छोटी स्पेसिफाइड वायलेशन के लिए आपने इतनी लार्जर पावर दे दी है। अभी तक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मोर देन 50% ट्रस्ट ऐसे हैं जो 21 से पहले के रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अभी तक रिन्यू नहीं कराया है, और अब उनके पास लॉ में कोई मैंडेट नहीं है अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बची है, टू फाइल ए पिटीशन विद द CBDT। अब वो कितना एक्सपेंसिव और कितना कम्बरसम काम है, और आज की डेट में वो सारे के सारे ट्रस्ट इस मुकाम पे खड़े हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और 115 TD लग देगा। अब उनका मंदिर बेच दो, डिस्पेंसरी बेच दो और उनसे टैक्स रिकवर कर लो। तो ये इस तरह का लॉ बनाया है। खैर, एक इसमें स्पेसिफाइड वायलेशन में लिखा था कि अगर आपकी एप्लीकेशन कोई इनकम्प्लीट है, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई,
तो आपने डायरेक्टर एग्जामिशन को कि वो ये कहने की बजाय कि भैया इसको ठीक करा लो, जो गलती होगी उसको ठीक कराने के बजाय नहीं आपका कैंसिल कर देंगे, तो कम से कम ये वेलकम स्टेप लेकर आया और उसको स्पेसिफाइड वायलेशन में से उन्होंने हटा दिया। ठीक है सर, ये थोड़ा सा उपकार किया है ट्रस्ट के साथ। एक और ट्रस्ट के अंदर अमेंडमेंट है, सेक्शन 13(3), जो ट्रस्टी हैं, जो ऑथर हैं, या जो आदमी डोनेशन दे रहा है वो अपने आप ही खुद बेनिफिट कर ले। यानी कि सपोज़ कीजिए कि ट्रस्ट को हम मिसयूज़ कर लेते हैं, मैं ही डोनर हूँ और मैं ही पेशेंट हूँ, है ना, तो मैं ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ को मिसयूज़ कर रहा हूँ, मैंने ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया, अपने बेनिफिट के लिए मैंने उसको यूज़ कर दिया। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा फीचर है, इट हैज़ टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अगर वो मेरे बेनिफिट के लिए, देन इट्स ए प्राइवेट ट्रस्ट, इट्स नॉट अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आप तब क्वालिफाई होते हो व्हेन चैरिटी इज पास्ड अपॉन टू पार्ट ऑफ द पब्लिक अदर देन द कंट्रीब्यूटर्स। जो पैसे दे रहा है वो डोनेट कर रहा है और उसका जो बेनिफिशियरी है वो पब्लिक है, लार्ज है, अनडिफाइंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का कैरेक्टर है। तो इसको इंश्योर करने के लिए सेक्शन 13(3) है कि जो ट्रस्टी है आप उसके रिलेटिव्स को, उसकी कंसर्न्स को जिसमें वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, आप ट्रस्ट का पैसा वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वहाँ आप अप्लाई करोगे तो आपको एप्लीकेशन नहीं देंगे उसका। यहाँ पर एक 13(3) में अमेंडमेंट था कि कोई डोनर आपको 50,000 रुपये देता है साल के, तो आप वो एप्लीकेशन आप उसके लिए नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लिखा उसके रिलेटिव के लिए भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लिखा कि जिस भी कंसर्न में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके लिए भी नहीं कर सकते। अब एज एन ऑडिटर और एज ए मैनेजमेंट ऑफ ए ट्रस्ट आपको कोई भी आदमी 50,000 रुपये दे गया, अब आप उससे कोई पहले अपने रिलेटिव्स की लिस्ट दो। ठीक है, पहले आप अपना पूरा बायोडाटा दो, अपने पूरे घर वालों का नाम बताओ, और फिर जो है ना आप किस किस फर्म में डायरेक्टर हो, कहाँ कहाँ आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो सारी डिटेल मुझे दो। तो आदमी कहेगा भाई मैं डोनेशन नहीं दे रहा, मैं डोनेशन नहीं दे रहा। ठीक है सर, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। जो ट्रस्टी हैं, जो लोग मैनेजमेंट के अंदर हैं, जो ऑथर हैं, उनके आपको रिलेटिव्स की लिस्ट लेना या उनकी कंसर्न की लिस्ट लेना ये डिफ़िकल्ट काम नहीं है। लेकिन एक आदमी आपको ऑनलाइन आपके बैंक में डिपॉजिट करा के चला गया, ट्रांसफ़र करा के चला गया, यू हैव नो ओकेजन, उसने रसीद भी नहीं मांगी आपसे। जनरली आज की डेट में UPI अवेलेबल है, आपका QR कोड अवेलेबल है, आपको कोई भी क्लाउड फंडिंग करते हो, क्लाउड फंडिंग में कोई भी जाके आपका QR कोड स्कैन करता है और झट आपको पैसे ट्रांसफर कर देता है। वो आपको पास बैंक से आया इसलिए वो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग ट्रेल है उसकी, अदरवाइज उस आदमी से आपका कनेक्शन ही नहीं है। अब उसने 50,000 रुपये से ज़्यादा की डोनेशन कर दिया, अब आप उससे पूछ रहे हो भैया अपने रिश्तेदारों का नाम बताओ। तो ये सारा बड़ा इनप्रैक्टिकल सा कानून था। तो अब तो एक तो इस 50,000 की लिमिट को इन्होंने रेस कर दिया 1 लाख रुपये सिंगल डोनेशन और 10 लाख रुपये एक साल के अंदर। 75,000 करके आपने 9,99,000 रुपये ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, 99,000 करके ले लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख सिंगल और 10 लाख रुपये एग्रीगेट फॉर द एंटायर ईयर। तो उस आदमी की वो खुद बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटिव की डिटेल अब मुझे नहीं लेनी है, और जिस किस कंसर्न में वो सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है उसकी भी डिटेल अब मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा वेलकम। पेशेंट तो दे सकता है, पेशेंट देख सकता है, लेकिन जो है ना उसको फ्री में इलाज नहीं कर सकता। हाँ, फेयर प्राइस आम लेंथ पे कर सकता है। अब देखो सर, अब देखो सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ना है, मेरे बेटे को मैं खुद ही ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा हूँ और अपने बेटे की फ़ीस दे रहा हूँ वहाँ से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियर हो गया। जहाँ आप आम लेंथ प्राइस पे, मान लिया एक अस्पताल में 10 रुपये की पर्ची है ना, वो सबके लिए स्टैंडर्ड 10 रुपये की पर्ची है, वहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं पूछता, कि किसी की अप्रोच नहीं लगती। ठीक है, वो एप्लीकेशन में नहीं काउंट होगा। अब बहुत सारी चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलती है, 100 रुपये की OPD है, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, वहाँ पे कोई किसी का पूछ नहीं रहा, कोई स्पेशल रेट नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब आम आदमी की पर्ची 100 रुपये की है, संचित जी ट्रस्टी हैं, आपका इलाज फ्री में होगा। प्रॉब्लम तब होगी जब आपका इलाज 90 रुपये में होगा, जब आपका इलाज 10 रुपये में होगा, राइट। जब तक आप मासेस के अंदर एक पूरे अनआइडेंटिफाइड ब्लॉक के अंदर हो, तब तक आप एट पार हो विद द पब्लिक।
तब तक आप पब्लिक का पार्ट हो। द मोमेंट यू स्टार्ट रिसीविंग एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, तब आपको बेनिफिट में आ जाएगा और 13(3) आपका इन्वोक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये बड़ा अच्छा संचित ने क्वेश्चन पूछा। देखो रेंट के केस में जितनी भी ट्रस्ट हैं आज की डेट में, ट्रस्ट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और मैं ट्रस्टी हूँ, मैंने एक इनिशियल कॉर्पस दे दिया ट्रस्ट को। अब मैं अपने घर तो नहीं डोनेट करना चाहता उसको, बट आई एम अलाउइंग माई रेजिडेंस और ऑफिस टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट। तो उसमें जो मेरा रीजनेबल रेंट है वो मैं अगर उसे चार्ज करता हूँ तो 13(3) में नहीं फॉल करता। इन द सेम मैनर अगर मैं सैलरी लेता हूँ, रेम्यूनरेशन लेता हूँ, तो वो भी उसमें फॉल नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर पता लगे कि वो सैलरी आपने फर्जी डाली हुई है, ठीक है, आपने प्रीमाइसिस रेंट पर दिया हुआ ही नहीं है, ट्रस्ट का वहाँ ऑफिस ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको 13(3) इन्वोक हो जाएगा। लिबरल है सर, ये इजी है। मतलब ट्रस्ट वालों के लिए पहले सर, ट्रस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, चैरिटेबल काम है, किसी के घर का काम नहीं है। और जितने भी लोग चैरिटी करते हैं वो उनका पार्ट टाइम काम है, शौक है, कि वो सोचते हैं कि सारा दिन अपने लिए काम करें, चल थोड़ा सा हम धर्म के लिए कर लें, थोड़ी सी चैरिटी कर लें। अब उस चैरिटी को करने जाए और भी आप जान ले लो बेचारे की तो जाना ही बंद कर देगा। अच्छा, ना उनके यहाँ अकाउंटेंट होते, वो सीए को भी बेचारे को फीस कहाँ मिलती है। सीए को भी कहते हैं वाशले जी कई बार बहुत सारे मंदिर वाले वाशले जी के पास आते हैं तो अब जितने भी मंदिर वाले आते हैं तो असल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सोचता है कि चलो भाई मेरे कॉलोनी का मंदिर अगर मेरे पास आया तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं अपने मंदिर के लिए कुछ कर पाऊँ। हम खुद भी अपनी सेवा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देना चाहते, लेकिन चैरिटेबल मेरे कहने का मतलब पार्ट टाइम काम है, तो उनसे बहुत ज़्यादा सिंसियरली लॉ फॉलो कर पाएंगे ये एक्सपेक्टेशन करना या उनके ऊपर कानून का पूरा पोटला लाद देना, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। मतलब जो बड़े चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उनकी बात अलग है, जो छोटे हैं उनके लिए बड़ा कम्बरसम है ये सब। ठीक है सर, नेक्स्ट अमेंडमेंट है सर सैलरी में। सैलरी में परक्विजिट के लिए अगर कोई अपने ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो, और जो परक्विजिट काउंट होती है वहाँ पे पुरानी लिमिट थी 50,000 रुपये की और 2 लाख रुपये की। इससे ज़्यादा किसी की सैलरी हो, कम सैलरी होगी तो परक्विजिट काउंट नहीं होगी। अभी 50,000 रुपये पर एनम तो सैलरी मैं समझता नहीं हिंदुस्तान में किसी की भी होगी। मिनिमम वेजेज ही 10,000 रुपये से ज़्यादा है, 17,500 रुपये। तो वो सारे रिडेंडेंट प्रोविज़न थे। तो अब उन्होंने क्या किया, सीबीडीटी के पास पावर ले ली कि ये 50,000 की और 2 लाख की जो लिमिट है सीबीडीटी प्रेस्क्राइब कर देगी, और वो जो सैलरी की लिमिट प्रेस्क्राइब करेगी उसके बाद से परक्विजिट काउंट होना शुरू होगा, अदरवाइज परक्विजिट पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी आप सबने सुन ही लिया होगा, पहले भी आपको 2 मकान की मिलती थी, एक मकान की ब्लैंकेट मिलती थी, दूसरे का आपको बताना पड़ता था कि क्यों नहीं रहते इसमें। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप दूसरे मकान में क्यों नहीं रहते। दोनों मकानों की आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड की छूट मिल जाएगी, आपकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। और जो लोग क्या करते थे कि अपने किसी रिश्तेदार को किराए पे दे दी और उससे एक नॉमिनल से किराया ले लिया, ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिस आप क्या करते थे उस प्रैक्टिस को अब दी एंड हो गया है। अब आपके पास 2 मकान हैं, आप दोनों मकान आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड विदाउट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो आपको दोनों के दोनों अलाउबल होंगे। एक अमेंडमेंट है बिजनेस इनकम में, एक नया सेक्शन लेकर आया 44BB-D। ये सेक्शन आया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। ये है नॉन रेजिडेंट्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी सर्विसेज देंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी ग्रॉस रिसीट होगी उसकी 25% उनकी इनकम मान लीजिए, और उससे डीम्ड इनकम पर टैक्स उनसे ले लेंगे 115BD, जिस तरह से 44AD है। बट दिस सेक्शन इज़ प्योरली फॉर नॉन रेजिडेंट्स, जो बाहर के जो टेक्निकल प्रोफेशनल फोर्स इंडिया में अपनी सर्विसेज देने के लिए आएगी। ये उनके लिए है कि आपको बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अपनी ग्रॉस रिसीट के ऊपर 25% आपकी इनकम मानेंगे, उसके ऊपर आप टैक्स दे दीजिए और अपने घर चले जाइए। नेक्स्ट अमेंडमेंट है कैपिटल गेन्स में। जो यूलिप वाली जो आपकी LIC होती है 10(10)D में, वहाँ पर लिमिट लगी है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपने यूलिप वाली कोई पॉलिसी ले ली तो 10(10)D में उसकी छूट नहीं मिलती। तो फिर वो कैसे टैक्सेबल होगी? वो टैक्सेबल होगी कैपिटल गेन में 45(B) के अंदर। जो यूलिप वाली आपकी LIC है, 2.5 लाख से ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो जब वो मैच्योर होकर आएगी तो सेक्शन 45(1)B में वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी।
इस वाले बजट में बहुत सारे IFSC से रिलेटेड अमेंडमेंट आए हैं। और IFSC जो LIC बेचती है, यूनिट लिंक्ड, वर्ल्ड वाइड वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट है, उनके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगता। और हमारे यहाँ देश में कैपिटल गेन लग रहा है उनके ऊपर, और 1010D में 2.5 लाख तक की एग्जाम्पशन है, उसके बाद जाके कैपिटल गेन में शिफ्ट हो जाता है। तो उनको एट पार लाने के लिए अब इसमें अमेंडमेंट किया है 45(1)(b) में कि जो NFAC की जो यूलिप लिंक्ड पॉलिसीज़ हैं, जो NFAC ने इशू किया, IFSC ने जो यूनिट लिंक्ड पॉलिसी इशू की हैं वो एग्जाम्प्ट रहेंगी, उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से सेक्शन 47 में ट्रांसफ़र, ये भी IFSC से रिलेटेड है। IFSC में लास्ट में एक बार कवर कर लूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। एक अमेंडमेंट है 115(UA) बिजनेस ट्रस्ट को लेके। बिजनेस ट्रस्ट के केस में सेक्शन 112A ये मिसिंग था, यानी इसका बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा था टैक्सेबिलिटी का। तो सेक्शन 112A जो इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसमें 1 लाख रुपए की छूट है, ठीक है सर, वो छूट अब उसको बिजनेस ट्रस्ट को मिलनी शुरू हो जाएगी। 112A बिजनेस ट्रस्ट की टैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ जी सर। जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, पूरे एक्ट के अंदर सब जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट 12.5% हो गया था। सेक्शन 115AD जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल है, ये छूट गया था, इसके ऊपर अभी 10% लिखा रह गया था। तो इसको अब ठीक कर दिया है, इसको भी 12.5% कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26-27। वो आएगा सर अभी। सर मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैंने कंपाइल किया है ना वो अभी बात का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है अमालगमेशन के केस में। अब जो लोग अमालगमेशन का काम करते हैं, खासतौर से तरुण जी जैसे, बाकी हम लोगों के प्रोफेशनल तो शायद अमालगमेशन का काम नहीं करते। जो अमालगमेशन जो हमें दिखाई देता है एक्चुअली, उसके पर्दे के पीछे कुछ प्लानिंग्स होती हैं, और अमालगमेशन तभी करा जाता है जब उसका हमें कोई बेनिफिट हो रहा होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन कोई अमालगमेशन नहीं करता और डीमर्जर भी नहीं होता। जब भी कोई डीमर्जर होता है, हमें नज़र कुछ भी आए, दिखाया कुछ भी जाए, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ब्रेन लगा होता है जो बताता है कि अमालगमेशन करने में फ़ायदा है या डीमर्जर करने में फ़ायदा है। और क्योंकि अमालगमेशन इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, आसान काम नहीं है, लंबा प्रोसेस है, कम्बरसम प्रोसेस है, और खर्चा भी होता है। तो जब तक मेरा बेनिफिट खर्चे से ज़्यादा नहीं होगा तब तक कोई अमालगमेशन नहीं करेगा, ठीक है सर। तो अमालगमेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि जो सक्सेसर कंपनी है उसको प्रेडिसेसर कंपनी का सारा लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए दोबारा से मिल जाता था। यानी कि अगर आपने कोई लॉस मेकिंग कंपनी खरीद ली और लॉस मेकिंग कंपनी को आप अपने साथ आपने मर्ज कर लिया, तो उसके जो 8 साल के लॉस थे वो आपके पहले साल के लॉस बन गए और अगले 8 साल के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिल गए। यानी कि बाई फॉलोइंग द लीगल मैकेनिज्म आपने उसकी प्रेडिसेसर कंपनी के लॉसेस आप अपनी बुक्स में एवरग्रीनिंग करके ले आए। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लॉसेस। हमने उसको लॉस को एवरग्रीन कर लिया। तो 2 तरह के अमालगमेशन होते हैं, एक इंडस्ट्रियल कंपनी के होते हैं, बैंकिंग कंपनीज के होते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के होते हैं। एक कवर होते हैं सेक्शन 72A में और दूसरे कवर होते हैं सेक्शन 72AA में, ठीक है सर। दोनों के अंदर अमेंडमेंट कर दी। नाउ एवरग्रीनिंग ऑफ लॉसेस इज़ नॉट परमिटेड। 1 अप्रैल 2025 के बाद जितने भी अमालगमेशन होंगे वो लॉस पुरानी कंपनी का जिस साल का है उसी साल का रहेगा, वो आपको नया लॉस बन के कैरी फॉरवर्ड करना परमिसिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सर चैप्टर 6A में, जो सर पूछ रहे थे NSS की विड्रॉल। अब पुराने लोग ही NSS में जमा करा करते थे और बहुत कम लोगों के अकाउंट बचे होंगे NSS में जिनके पैसे अभी बचे होंगे। 20,000 रुपये की छूट मिला करती थी, लेकिन जब मैच्योरिटी आती थी तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती थी, आपकी इनकम ऐड होती थी। तो 29 अगस्त 2024 से वो NSS स्कीम को सस्पेंड कर दिया, उस पर अब इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो पैसा पड़ा है आप निकाल लीजिए, उसमें हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है सर। NSS में जो भी आप विड्रॉ करेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 80CCD में एक नई डायरेक्शन 50,000 रुपये की ऐड की है, वात्सल्य स्कीम,
पेंशन वात्सल्य स्कीम फॉर माइनर्स। हालांकि अब लास्ट ईयर का आपका एक्सपीरियंस होगा, जहाँ तक मैं अपने ऑफिस की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि एवरी वन ऑफ यू विल बी हैविंग द सेम एक्सपीरियंस कि 98% हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स गई हैं वो नए रिजीम से गई है। बेयरली कोई 1-2% जहाँ में लगेगा कि फ्यूचर में कुछ इसकी कोई प्रॉफिट लिंक्ड एग्जाम्पशन लेनी है या कुछ करना है तो वहाँ हमने डिसाइड किया होगा कि वो पुराने रिजीम में रखते हैं वरना मोर देन 98% आपने नए रिजीम में। तो चैप्टर 6A की डिडक्शन को इंट्रोड्यूस करना, उसे पढ़ना ना पढ़ना आज की डेट में डजंट सर्व एनी पर्पस एट ऑल। और 12 लाख होने के बाद तो अब कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उस तरफ मुँह करके भी नहीं देखेगा। इतना वाइड गैप क्रिएट हो गया है पुराने स्लैब में, नॉर्मल स्लैब में और सेक्शन 115 BAC के अंदर कि यानी कि अब किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि उस पुराने रिजीम में जाके उसको इन्वोक करे और सेक्शन 80CCD की डिडक्शन ले। लेकिन फिर भी चलो एक डिडक्शन लेकर आए हैं 50,000 रुपये की माइनर बच्चे के लिए। तो अगर 25% तक जो कंट्रीब्यूशन का पेरेंट्स विड्रॉ करते हैं तो एग्जाम्प्ट रहेगा, 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। और माइनर की डेथ पे अगर मैच्योरिटी होती है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा। बच्चों की पेंशन की प्लानिंग पेरेंट्स करेंगे, कुछ समझ नहीं आई बात। देखो सोशल सिक्योरिटी है, आप किसी भी नाम से दे दो। सर पहले अपनी तो भर ले, बच्चों की पेंशन देखो सरकार ने स्कीम निकाल दी। देखो सचिन जी, ये हमारे भारत की नहीं पूरे विश्व की खास बात है कि कोई भी फादर है ना वो अपनी बाद में सोचता है, माँ भी जो है ना वो अपनी बाद में सोचती है, पहले वो बच्चों को सोचते हैं। आप अपने लिए कपड़े 2 जोड़ी कम सिलवा लोगे लेकिन आपकी प्रायोरिटी होगी कि पहले बच्चों को सिक्योर करते हैं, बच्चों की एजुकेशन अच्छी करते हैं, बच्चों को सब कुछ दे दें, है ना। अपने लिए आप खर्चे को कर्टेल कर लोगे, अपने को पोस्टपोन कर दोगे तो आदमी अपनी पेंशन तो पोस्टपोन कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों के नाम से सबको एक क्या इसको इस तरीके से बोलें कि एक प्राकृतिक खुशी सर खुशी मिलती है एक्चुअली में ना पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर खर्च करके जो आनंद मिलता है ना वो वही पेरेंट जानता है जो खर्च करता है। वो वो जो ना वो उसका एक वन वे आनंद है। मतलब हमें बच्चों से उसका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं चाहिए, बच्चे से कोई अप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए कि बच्चा बताए कि पापा आपने मेरे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया। लेकिन एज ए पेरेंट हर आदमी की दिली इच्छा होती है कि मैं कुछ अपने लिए कुछ करूँ ना करूँ, चलो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो यही पर्पस है इसके पीछे, और कुछ नहीं है। ये ले सकती ATIAC जो सेटअप, इसका सेट ऑफ क्लॉज आ रहा था 31 मार्च 2025, तो इसको 2030 कर दिया है सर। इसी तरीके से ATLA जो है IFSC के लिए उसको भी बढ़ा के सेट ऑफ उसका 31 मार्च 2030 कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते सर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अभी चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स मुंबई का केस आया, हम सब लोग बड़े खुश हुए। अच्छा मैं रियली बता रहा हूँ कि मुझसे पहले सचिन जी और आकाश जी और संजय जी बैठे थे ऑफिस में, ये बोले ये सॉफ्टवेयर 87 की रिबेट नहीं लेने दे रहा। तो मैंने लॉ पढ़ा तो मैंने कहा वो स्पेशल रेट की अगेंस्ट तो मिलेगी नहीं, लॉ इज़ वेरी क्लियर। लॉ की अगर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, अब हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं ये मिलनी चाहिए, अब इसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। अब बम्बई हाई कोर्ट ने और कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि नहीं जी आप यूटिलिटी मॉडिफाई करो। लेकिन लीगल मैंडेट अगर लॉ आपने पहले भी पढ़ा हो 87A का तो बड़ा क्लियर था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट आपको एक स्पेशल रेट के अगेंस्ट जब तक कि यस डेफिनेटली सर, अब कन्फ्यूजन तो कहीं भी पैदा हो सकता है, किसी को भी हो सकता है सर। लेकिन बात यह है कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी, लेकिन वो बड़े मतलब बड़े कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड वर्ड उन्होंने यूज़ किए कि एज पर लॉ आप देखो कैसे दोगे इसको, तो उन्होंने अब लिख दिया लॉ में। ठीक है सर, 87A में जो अमेंडमेंट की है प्रोवाइजो के अंदर, वो 115 BAC की जो नए रेट है उसकी टेंडम में कर दी और ये बता दिया है कि 87A की रिबेट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे या किसी और स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन पे नहीं मिलेगी। सिर्फ 115 BAC का जो टैक्स है आपका उसी के ऊपर 87A मिलेगा, बाकी के लिए आप अपेक्षा मत करो। ठीक है सर। नहीं आप STCG शो करो, STCG पे टैक्स दे दो आप। 15% फिर 87 देगा नहीं ना वो। 87 तो मिलेगा ही नहीं ना आपको। अगर नॉर्मल STCG तो मिल जाएगा। We don't pay the special rate.
We don't be in the special समझ rate. में नहीं आया। सर हम स्पेशल रेट 11A में ना जाए आपका ऑप्शन है क्या? सर। आई डोंट वांट टू प्रूव द ओनर। मैं पूछ रहा हूँ आपके पास ऑप्शन है क्या? एसटीडी पेड है नहीं है, आई डोंट वांट टू प्रूव। मैं श्योर नहीं हूँ कि एसटीडी पेड है या नहीं है, या मेरे पास आई डोंट वांट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन। मैं उसको नॉर्मल एसटीडी कैसे याद कर रहे हो सचिन बाबू? मेरे ख्याल से ऑप्शनल नहीं है वो। I think if physics, इट्स नॉट ऑप्शनल। Sanchit कह रहे हैं, even I am with you, कि it is not feasible. इट्स नॉट ऑप्शनल सर। अब ये थोड़ी है कि मेरा मन करेगा तो मैं 111 में जाऊंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाऊंगा, मन करेगा तो 112 में जाऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगा। व्हाटएवर इज बेनिफिशियल टू But द the टैक्स hidden point, which has been in the news also, कि आप उसको बिजनेस इनकम में डाल दो। नहीं, business- आप कहोगे मेरी ये स्ट्रीम ऑफ बिजनेस सर, है, सर। ये स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सर जब तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल थी, जब तक आपके पास इंडेक्सेशन था कि आप सीधा 10% में आ जाओ या फिर आप इंडेक्सेशन ले लो, हैं दो ही ऑप्शन अवेलेबल थी। अब इंडेक्सेशन चला गया, टू माई माइंड देर इज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन। आपको 111 में अगर फॉल करते हो 111 में टैक्स देना पड़ेगा, आपको 112A में फॉल करते हो तो 112A में देना पड़ेगा, 112 में फॉल करते हो तो 112 में देना पड़ेगा। सर बट द स्पेशल रेट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। आई डोंट वांट टू। चलो एक बार सोच लेना, अभी मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा अपने आप को। अभी भाई नहीं, कोई नहीं, एक बार संचित का संचित जी का एक व्यू पॉइंट है। लेट अस कीप इट एज ए फूड फॉर थॉट, और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकलती होगी तो कोशिश करेंगे, कुछ फ़ायदा होता होगा तो। अच्छा, लेकिन एक बात है कि इतनी छोटी छोटी टैक्स प्लानिंग करने से what we are going to achieve? सर कोई पकड़ेगा नहीं ना छोटे में। नहीं, मतलब अननेसेसरली। ब्रॉड माइंडेड बंदा। हाँ, थोड़ा सा नहीं। अभी मेरे पास सर एक आदमी आया, वो बोला जी मेरा 2 लाख रुपए की ट्राइब्यूनल की अपील है, कॉन्डोनेशन की भी है। तो मैंने कहा यार, विवाद से विश्वास आई भी है, प्रोफेशनल की फीस भी दोगे, ITT की फीस भी दोगे, तलवार भी गले पे लटकेगी। तो प्रैक्टिकल आपको सोल्यूशन लेना है ना सर, प्रैक्टिकल काम करो। मुझे पैसे देने से बेटर भारत सरकार को तो देश के काम आएगा ना। चलिए सर, नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है सर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए बड़ा अच्छा कर दिया कि आपका कभी भी और TPO के पास जा रहा है आपको आर्म लेंथ प्राइस डिटरमिन कराने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो अब क्या आता है कि हर साल आपको दोबारा नया रेफरेंस देना पड़ता था। तो अब उन्होंने कर दिया कि एक बार अगर कोई रेफरेंस दे दिया और सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स में अगर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हैं तो आप उसी रेफरेंस को उन सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए इन्वोक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी असेसिंग ऑफिसर के पास, फिर वो TPO के पास उसको भेज देगा। TPO अगर उसको आपकी वैलिड ऑप्शन मान लेगा तब आपकी सेम जो एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आर्म लेंथ प्राइस डिटरमिन हुआ है वो सेम सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स के लिए आपका अप्लाई होगा। आपको बार बार TPO के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे बड़ा अच्छी एक्सरसाइज है एंड कंपलसरी नहीं है SSC के लिए, ऑप्शनल है। ये इसकी सबसे खूबसूरती है कि अगर आप 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इस चॉइस ऑफ द SSC, ऑफिसर आपके ऊपर बाउंड नहीं करेगा। इफ़ यू स्टिल वांट कि मेरा दोबारा से आप आर्म लेंथ प्राइस डिटरमिन करो तो असेसिंग ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। और इसका एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट किया है 155 सबसेक्शन 21 रेक्टिफिकेशन के लिए कि अगर आपका कोई बाद का असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है और आपने सब्सिक्वेंटली ऑप्शन एक्सरसाइज की और वो वैलिड हो गई तो फिर वो 155(21) में जाकर उसको रेक्टिफाई कर देगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए नहीं है, इतने में सारा कंप्लीट हो गया। 115 BAC मैंने लिखा हुआ है, संचित जी कह भी रहे थे कि डिस्कशन कर लेना। देखो 6:37 हुए हैं, मुझे 7 बजे का टाइम दिया था, 1.5 घंटा मुझे बोलने को कहा था पारस ने, ठीक है, और इतना माल मेरे पास है, ठीक है, 7 में बजा दूंगा आपके। देखो मुझे संचित जी ने कहा था कि देखो सर बजट में कम है माल, और CK गुप्ता जी ने कहा है कि वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो आप ये बताओ मुझे डिनर किस समय सर्व कराना है। तो मैंने कहा पारस जी को कहा भाई मेरी इच्छा होती है कि मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा ना बोलूँ, तो 1.5 घंटा मेरा मान लो, आधा घंटा CK गुप्ता जी को हो गया, तो 5 बजे सेमिनार शुरू करना और 7 बजे डिनर, ठीक है।
ठीक है सर, तो 115 BSc को मैं स्किप कर रहा हूँ सर। सबने पढ़ लिया, अखबार पे पढ़ लिया, टीवी में पढ़ लिया, सब जगह पढ़ लिया है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब हम प्रोफेशनल लेक्चर सुनते हैं तो जो चीज़ हम टीवी में और अखबार में पढ़ चुके हैं, जो आम पब्लिक जानती है, वो सुनने के लिए तो हम यहाँ नहीं बैठे, है ना। हमें तो कोई अलग से कोई स्पेशल चीज़ है तो वो समझनी है, बाकी चीज़ों को लेकर तो हम यहाँ नहीं आए हैं। सर इसमें बस एक चीज़ है सर, 12 लाख एक होते ही रेट खत्म हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन सर टैक्स 1 रुपये लगेगा, 1 ही रुपये लगेगा सर। जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सर वो चीज़ पहले 5 लाख वाले में नहीं थी, वो 7 लाख वाले में नहीं, 7 लाख वाले में पहले वाले में नहीं थी सर, 5 लाख वाले में नहीं थी वो चक्कर। पूरा टैक्स आता था वहाँ। हाँ 7 लाख वाले में तो हाँ 5 लाख वाले में नहीं थी, 7 लाख वाले में थी। 7 लाख वाले में है। 5 में थी जब वो नॉर्मल लॉ में था, 7 वाले इसमें 115 BSc में सर ये थी, पहले भी थी, तो इसमें डाउट नहीं है, अब भी है। जितनी 12 लाख के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी इंक्रीमेंटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगी। सपोज कीजिए आपने, आपकी इनकम है 12,05,000 रुपये और टैक्स बन गया 75,000 रुपये, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 5,000 रुपये रहेगी। चलो सर, आगे चले सर। टनेज टैक्स, जो पहले ओशन, जो बाहर के शिप हैं, जो इंडिया से बाहर के शिप हैं, जब वो इंडिया में आए तो उनके ऊपर टनेज टैक्स लगाते हैं कि जितने दिन आप इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितना आपने माल लादा उसके हिसाब से उनका असेसमेंट किया और बॉर्डर से उनको बिल्दा कर दिया। तो वो इनलैंड वेसल, हालांकि इंडिया में मुझे नहीं पता कि कहाँ पे चलाएंगे, हमारे कौन सी नदी में इतना पानी है जहाँ पे वो वेसल चल सके या कोई कैरियर चल सके माल लेके, तो मुझे तो दिखता नहीं, मैं तो कौन सी नदी में इतना पानी है। बात पानी भी लाना पड़ेगा ना, इतनी गहराई तो हो। देखो जो लोग कुंभ में जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी 1-1.5 फुट पानी है सिर्फ कुंभ के अंदर। नहीं सर, त्रिवेणी संगम में 1.5 फुट है, उससे पहले 50 फुट है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने स्पेशली बनाया हुआ है। राइट, वेरी गुड। चलो खैर, मेरे कहने का मतलब अब ये लॉ को अमेंड कर दिया है, और मैं वैसे ही देख रहा था जस्ट फॉर द, कभी काम नहीं पड़ा मुझे टनेज टैक्स का, मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सीक ऑफ क्यूरियोसिटी रेट दिख रहा था। तो 1,000 टन तक 70 रुपये पर टन इनकम है, 55-53 रुपये 10,000 टन से ऊपर, और 25,000 टन से ऊपर 29 रुपये पर टन, ऐसे कुछ इनकम का रेट है। तो अब इनलैंड वेसल जो इंडियन वाटर्स में चलेगा उनको भी अब ये टनेज टैक्स ऑप्ट करने की ऑप्शन मिलेगी। डीमिंग फिक्शन में आप अपना टैक्स दीजिए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्च के अंदर 132 मैंने डिस्कशन कर लिया। 132B जो अप्रोप्रिएशन ऑफ सीज्ड एसेट्स टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है सर, उसके लिए एक टेक्निकल अमेंडमेंट है, क्योंकि 115B के जो सेक्शंस हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम असेस करने सर्च वाले, उसमें अब चेंज आया है, उसके कॉन्सिक्वेंट अमेंडमेंट है, कोई रेलेवेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आप लोग सुनने आए हो, 139(8)A अपडेटेड रिटर्न, ठीक है सर। अब ये सर आप ये मान के चलिए कि मैं समझता था कि मेरी अपनी एक इच्छा थी कि इस तरह का लॉ में हमेशा प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स एज ए टैक्स प्रोफेशनल जब से लिमिटेशन भी कम करते जा रहे थे, पहले तो 2 साल तक रिवाइज रिटर्न करने का, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम मिलता था। तो अगर किसी की जेन्युइनली कोई इनकम छूट गई है और आज की डेट में अगर वो पे करना चाहे तो देयर वाज नो ऑप्शन। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहते थे भाई एक काम कर, अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना, एडवांस टैक्स जमा करा, है ना, तो कम से कम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हमने कोई टैक्स की चोरी नहीं की। लेकिन रिटर्न भरने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास था नहीं। तो 139(8)A अपडेटेड रिटर्न लेकर आए और 2 साल की रिटर्न हम भर सकते थे पिछले सालों की जाके, तो वो अब 2 साल का पीरियड बढ़ा के कर दिया इन्होंने, 4 साल कर दिया सर। और सर्च के केसेस में ब्लॉक असेसमेंट में टैक्स का रेट क्या है, 60%, ठीक है सर। यानी कि ब्लॉक असेसमेंट में आप जाते हो, सर्च होती है, आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो 60% पे जाके एसएससी छूटता है। अगर कोई एडिशनल इनकम असेसिंग ऑफिसर ने आपकी असेस कर दी तो 50% आपको पेनल्टी और लगेगी, राइट। यानी कि 60 + 50 90% आपका ब्लॉक असेसमेंट में मैक्सिमम 90% रेट लगता है, मिनिमम 60% ले सकता है। अब अपडेटेड रिटर्न में पहले क्या टैक्स लगा था, पहले साल में 25% एडिशनल टैक्स देना है, दूसरे साल में 50% देना है, तीसरे साल में 60% देना है, और चौथे साल में 70%, ठीक है सर। 4 साल तक की अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी कि किसी भी एसएससी के लिए अब ये 60% 30% के ऊपर अगर आपने 70% भी इंक्लूड कर लिया
51% रेट आया, जो अभी भी ब्लॉक असेसमेंट के 60% से कम है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो अपडेटेड रिटर्न है ये आपके लिए अब ओपन VDIS स्कीम है, ओपन वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है आपके लिए। और 148 का जो नया रिजीम है उसमें वो कितने साल तक खोल सकता है? 5 साल 3 महीने तक। ठीक है, यहाँ भर सकते हो 4 साल तक, यानी सिर्फ 1 साल का गैप बचा है। डिपार्टमेंट खोले और आप सुओ मोटो अपनी इनकम डिक्लेयर कर दो। ठीक है, सिर्फ 1 साल का गैप बचा है। 148 5 साल तक हो सकता है। मैं चार्ट बना रहा था कि अगर 31 मार्च 2026 से मैं बैकवर्ड देखूं तो 139(8)A में मैं असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न दाखिल कर सकता हूं। 31 मार्च 2026 तक असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न मैं 139(8)A के अंदर फाइल कर सकता हूं। और 31 मार्च 2026 तक 148 में असेसमेंट ईयर 20-21 तक खोल सकता है। सिर्फ 1 साल का गैप। ठीक है सर, तो ये एक बहुत वेलकम प्रोविज़न है। और इसमें एक और जो सबसे बड़ी जो खूबसूरती इस अमेंडमेंट की है कि अगर आपके केस में 148A का नोटिस आ गया और वो फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ कि इट्स अ फिट केस टू रीओपन द केस टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148, उसके बीच में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो वो, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए 3 साल तक। ये इसकी खूबसूरती है। 148A का नोटिस आ गया, आप इमीडिएटली आप जो ना आँख बंद करो 139(8)A फाइल करो, आपकी छुट्टी। 3 साल तो बचे आपके। सर इसमें कोई इम्यूनिटी तो नहीं है ना कि 148 से नहीं होगा? आप 148 के जवाब में अपना ये जवाब लिख के दोगे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद। इशू ही खत्म हो गया। वो इशू कहाँ बचेगा? वेरी द इशू। रेगुलराइज देखो, अब ये बात ये है कि ये लेक्चर सुनने के बाद या इस तरह की इंटरप्रिटेशन सुनने के बाद पास करते समय इसको चेंज कर दें तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि 3 साल तक आपके पास 148A का नोटिस आ गया और आप उसका फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले अगर आपने 139(8)A में जाके अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो आपका 148 नहीं होगा। पर सर लॉजिकली करना बनता है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप पेनल्टी भी लगा लोगे और उसकी टैक्स को लगा लोगे तो शायद आप कुछ बचा ही लोगे असेसमेंट करा के। But आज की डेट में तो 148 है, तो 148 आएगा ना, नया वाला थर्ड सेट। Additional tax है ये, रिटर्न में है। अपडेटेड रिटर्न का टैक्स भी दोगे? अरे तो बचेगा कोई नहीं, फिर भी देखो आपके पास ऑप्शन है ना। मिस रिपोर्टिंग और तो सर आप एक बात सुनो, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। आप दोनों हाथों में लड्डू रख के देख लो कौन सा लड्डू खाना है। आपको कराना है नहीं, मुझे तो 148 कराना है, 148 करा लो। और 148 कराने में प्रॉब्लम यह है कि चौबे जी गए 26 जी बनने और दूबे जी बन के आ गए, है ना। तो ये 148 में रिस्क हमेशा रहता है। तो ये एक थंब रूल है जो वाशनी जी शुरू से समझाते हैं मुझे, जब मैं वाशनी जी के पास शुरू में आया, कि असेसिंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट है, तो है ना। और लिटिगेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, लिटिगेशन शुड नॉट बी बाई चॉइस कि नहीं जी मेरा केस तो बहुत मजबूत है, मैं टैक्स तो दे सकता हूँ लेकिन आई विल ऑप्ट फॉर लिटिगेशन। दैट शुड नॉट बी योर व्यू पॉइंट। लिटिगेशन आपकी लास्ट चॉइस है, आप लास्ट में लिटिगेशन करो। और फिर खुलने के बाद आपने अगर आपने हाथ डाल दिया सांप की छतरी में, फिर आपको सांप मुझे काटे नहीं, तो ये तो आपकी किस्मत है। ठीक है सर, तो ये एक इसमें बात है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी जो डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है। अब आपको उसके लिए बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। हालांकि एक दो ट्राइब्यूनल ने पीछे जजमेंट दिया था कि जो डिफेक्टिव रिटर्न का 1399 का ऑर्डर है, इट्स एन अपीलेबल ऑर्डर अंडर सेक्शन 246(A), लेकिन बाई एंड लार्ज व्यू पॉइंट ये है कि इट्स नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। तो डिफेक्टिव रिटर्न अगर आपकी हो गई तो आप अगर एडिशनल टैक्स से बचना चाहते हैं तो फिर आपको उसको रेगुलराइज कराना पड़ेगा। एंड द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू इज़ कि या तो आप अपने AO के पास जाके उसके पास प्रिंसिपल CIT की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज़ कराएं, उसके पास पिटीशन फाइल करें, है ना, या तो आप उसके पास 264 एक्सरसाइज करें उसके पास जाके, या फिर आप हाई कोर्ट जाएँ। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विद यू। अगर आपकी डिफेक्टिव रिटर्न हो गई है तो रेमेडी इज़ आप उसकी इमीडिएटली 264 फाइल कर दीजिए अपने प्रिंसिपल CIT के पास, तो फिर आपको एडिशनल टैक्स देने से बच जाओगे। वरना डिफेक्टिव रिटर्न अगर आपकी हो गई तो फिर आपको एडिशनल टैक्स पूरा का पूरा देना पड़ेगा। है सर?
रिफंड तो मतलब ही कोई नहीं। तो डिफेक्टिव रिटर्न के लिए जब भी हो जाए तो आप अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए। अभी मैं और मणि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अब जब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वी आर ऑल प्रोफेशनल सिटिंग है कि अब जैसे बड़ी डिमांडें हैं और कोई बहुत ही ख़राब असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं CIT अपील के पास फाइल करूं। 20% पे करने की SSC की पोजीशन नहीं है। सपोज़ कीजिए कि एक हाई पिच असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, एक आदमी की 10 लाख रुपए की रिटर्न इनकम है और उसकी 10 करोड़ की एसेस हो गई है ना। ही हैज़ नो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि वो 20% या 5% भी कुछ जमा करा पाए उसका। अब आज की डेट में CIT अपील का ऑफिस जिस तरीके से डिफंक्ट हो गया, अब अगर आपने 1000 रुपये की अपील फीस जमा करा के और CIT अपील की अपील फाइल कर दी, यू आर स्टक। ठीक है सर, ना तो आपकी अपील डिस्पोज होगी, ना आपको कोई स्टे देगा, ना CIT अपील देगा, ना प्रिंसिपल CIT देगा, और आपका डिमांड का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि यू आर हैविंग ए ग्रेट रिस्क कि आपको कहीं भी कोलैप्स हो सकते हो। तो अभी हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है, एंड वी हैव इन्वोक्ड कि हम CIT अपील पे जाते ही नहीं। वन 38A में रिफंड नहीं मिलेगा सर, रिफंड नहीं मिलेगा सर। उसके लिए आपके पास दूसरी ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास दूसरी ऑप्शन है, आप CBDT में जाइए अंडर सेक्शन 1192B। ठीक है सर, CBDT में सर वो आप, मैं तो आपको रास्ता बताया है। अब देखो, जिस आदमी को अपने रिफंड का लेने का होश नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर CBDT में पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होता है सर, होता है सर, ऐसा नहीं है, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। और वो ये बात जरूर है कि हम लोगों ने सर एक और प्रॉब्लम है, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ना वहाँ का एक्सपोजर नहीं है कि CBDT को कैसे डील करना है, तो हम लोगों को यूज़ तो नहीं है उस रास्ते पे जाने के लिए। तो एक्सेप्शनल काम है हम लोगों के लिए, अगर और उतनी फीस क्लाइंट देने को तैयार नहीं होता, जो अपना रिफंड ही नहीं छोड़ पा रहा वो फीस कहाँ से देगा। तो इसलिए जो है ना वो रास्ता कहने के लिए है, एक्सरसाइज। हाँ 264 आप जाओ ऐसे केस में, जब भी आपके पास कोई इस तरह का हाई पिच असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो आप 246 क्योंकि डिफंक्ट पड़ा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 246 से, लेकिन जब मैं अपील कर रहा हूँ तो उसको सुनवाई नहीं होनी ना। 4 साल तक मैं फंस गया उस जाके, मैं उस ट्रैप में जाके फंस गया। तो अब मेरे लिए बेटर ऑप्शन ये है कि मैं 264 में जाऊँ, 264 फाइल करूँ, प्रिंसिपल CIT से एडजुडिकेट कराऊँ, वो मेरे फेवर में कर दे बड़ी अच्छी बात है, नहीं करे मैं सीधा हाईकोर्ट जाऊँगा। क्योंकि अगर बड़ी डिमांड है और कल को उसने मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिया, मेरा बिजनेस बंद कर दिया, हाईकोर्ट तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट तो ITT जाएंगे ना 264 के अगेंस्ट हाईकोर्ट, 264 के अगेंस्ट हाईकोर्ट नहीं जाओगे भाई, 264 के अगेंस्ट हाईकोर्ट जाएंगे, ITT नहीं जाते। 263 के अगेंस्ट जाते हैं हाईकोर्ट, तो ITT 264 के अगेंस्ट आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। आपको सीधा, आपको ये बेटर रिलीफ है, बेटर रास्ता है, क्योंकि अगर आपकी स्टेक बहुत ज़्यादा है, ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर स्टेक बहुत ज़्यादा है और आप यू कैनॉट कंप्रोमाइज़ कि आपका बिजनेस बंद हो जाए, यू कैनॉट कंप्रोमाइज़ कि आपकी जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो उस केस के लिए आज की डेट में 264 का जो रूट है वो 246 से बेटर है। सर जिगरा चाहिए जाने के लिए। देखो सर, मैंने हमारा काम है रास्ता बताने का, और देखिए जिस आदमी का जब बिजनेस बंद होता है ना, हाँ जिसका बिजनेस बंद हो जाता है ना, जिसकी अकाउंट फ्रीज हो गया और बिजनेस बंद हो गया, ठीक है सर, वो हाई कोर्ट क्या, वो कहीं भी जाएगा वो। तो सर सेपरेटली स्टे ऑफ डिमांड के लिए भी तो हाई कोर्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब हाई कोर्ट जाना ही है, स्टे के लिए जाना है, तो मैं 264 का रूट लेके जल्दी ना चला जाऊँ। अच्छा, और क्योंकि रिकवरी भी तो प्रिंसिपल CIT ने करनी है, CIT अपील ने थोड़ी करनी है। जब आप ऑलरेडी 264 उसके पास डाल के बैठे हो, यू हैव ए केस बिफोर हिम। सर वो 264 263 में कन्वर्ट ना नहीं, 264 में legally look at things. उसने हम गलत नाम सुना नहीं। मणि कुछ बोल रहा है। हाँ मणि, ओनली फॉर स्टे ऑफ डिमांड। Actually, we will see question
क्लियर? सर वो 264 263 की तरह मुड़ गया तो नहीं मुड़ता 264 263 को कैसे मुड़ेगा? नहीं वो लेंस लगा के देखेगा ना सीआईटी तो अरे यार देखो एक बात सुनो, ये जो आप बोल रहे हो ये उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की भाषा बोल रहे हो जो लिटिगेशन नहीं करना जानता। 264 का मेरा ठीक है, और जो आदमी लिटिगेशन में दम रखता है ना सर, उसको पहले तो ये एनालाइज तो करेगा ही ना मेरे केस में है क्या, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ मैं छब्बे जी बनने जाऊंगा और दुबे जी बन के आ जाऊंगा, मैंने कितना ये तो आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप लिटिगेशन कर रहे हैं तो अपने प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही आपको आगे बढ़ना है ना। हाँ हाँ, फेसलेस भी नहीं है। 264 आपको डायरेक्ट रिलीफ मिलेगी, आपको 1-to-1 काम होगा, बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है, अभी हमने यूज़ की है। 264 246A से बेटर रेमेडी आज की डेट में हाई पिच डिमांड के लिए। एक और हालांकि मैंने कभी की नहीं है, वो ग्रीवियंस मैकेनिज्म भी है, उसमें 3 प्रिंसिपल सीआईटी की कमेटी बनती है। अगर कोई भी हाई पिच कमेटी कर ले मैंने डाली है पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, 1 साल हो गया 1.5 साल। तो बार-बार मेल डाल रहा हूं। हाँ, वो मैंने आपको बताया था वो समाधान करके कोई आए। वो सिर्फ रिकवरी का प्रोसेस कर देते हैं, रोक देते हैं, इसके अलावा पावर ही नहीं हुई, इसके बाद कोई नोटिस नहीं आया आज तक। हाँ, रिकवरी रुक जाती है उसमें, और एओ पे प्रोसीजरल एक्शन होता है अगर कुछ उसके दिखता है। वो मैंने डाली चले आगे बढ़े, 7 बजने वाले हैं, मेरे पास माला भी बहुत बचा हुआ है। ठीक है, चलिए ब्लॉक असेसमेंट के केस में अब देखिए, लॉ को पहले समझ लें कि सर्च के केसेस में क्या है सिस्टम। 31 मई 2003 तक ब्लॉक असेसमेंट होता था। 31 मई 2003 तक जो सर्च हुई उसमें ब्लॉक असेसमेंट होता था। 1 जून 2003 से लेके 31 मार्च 2021 तक, इसके बीच में जो सर्च हुई उसका असेसमेंट था 153 कैपिटल ए और 153 कैपिटल सी में। ठीक है सर। फिर 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 अगस्त 2024 तक जो सर्च हुई, इनका असेसमेंट था 148 में। ठीक है सर। और 1 सितंबर 2024 से लेके और आज तक जो सर्च होंगी उनका असेसमेंट होगा दोबारा से ब्लॉक असेसमेंट के अंदर। अब जो ब्लॉक असेसमेंट का जो सेक्शन का नॉमेनक्लेचर तो इन्होंने सेम रखा, वही पुराने वाला। 158B में डेफिनेशन, 158BA में स्कोप, 158BB में कंप्यूटेशन कैसे होगी इनकम की, टोटल इनकम की, 158BC में सर्च पर्सन का असेसमेंट, 158BD में अदर देन द सर्च पर्सन का असेसमेंट, 158BE में लिमिटेशन, BF और BFA में पेनल्टी और इंटरेस्ट, और BG BH में कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे कौन से नहीं होंगे, और BI में कि 1 सितंबर 2024 के बाद जो सर्च हुई है उसके ऊपर ये ब्लॉक असेसमेंट लगेगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर है। जब आप इसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो इतनी कंफ्यूजिंग है कि आपको कागज़ पेन लेके बैठना पड़ेगा। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या किया है, एक ब्लॉक असेसमेंट ले लिया 6 साल पुराने, और साथ में वो पीरियड टिल द कंक्लूजन ऑफ सर्च, ये सारे के सारे का ब्लॉक असेसमेंट होगा। अब ब्लॉक असेसमेंट की जब आप रिटर्न भरोगे तो आपको रिटर्न भरनी है अनडिस्क्लोज्ड इनकम की, टोटल इनकम की रिटर्न नहीं भरनी। रिटर्न किसकी भरनी है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम की। और फिर टोटल इनकम कैसे कंप्लीट होगी? अनडिस्क्लोज्ड इनकम की जो आपने रिटर्न भरी वो, प्लस जो आपके 6 सालों में असेसमेंट कंप्लीट हो चुके टोटल इनकम के वो, प्लस जो आप अपनी रिटर्न भर चुके उसकी इनकम वो, और प्लस जो ट्रांजेक्शन आपकी बुक्स में सर्च से पहले रिकॉर्डेड है वो इनकम, और प्लस जो असेसिंग ऑफिसर ने आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एडिशन कर दी अदर देन दी इनकम डिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिक्लेयर्ड बाय यू, ये आपकी जाकर टोटल इनकम बनेगी। और आपको टैक्स देना है सेक्शन 113 के हिसाब से 60% ऑन द बेसिस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ये सिंपल सा लॉ था, लेकिन इसकी जो ड्राफ्टिंग थी वो इतनी पुअर थी कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम को लिख दिया टोटल इनकम। जब सेक्शन 158BB को पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टोटल इनकम की बात कर रहा है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम की बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है। तो अमेंडमेंट बहुत सारी है इसके अंदर, लेकिन बाय एंड लार्ज उसको क्लैरिफाइड किया है। जहाँ उन्होंने टोटल इनकम वर्ड यूज़ किया था, टोटल इनकम को अनडिस्क्लोज्ड इनकम लिख दिया, और उस जो मैकेनिज्म था उसको प्रॉपरली रीड्राफ्ट कर दिया है।
बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें लिख दिया है कि ये जो नया सेक्शन एप्लीकेबल होगा ये 1 फरवरी से होगा। जब ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करना चाहिए था, यानी कि 1 फरवरी तक आप पुराने वाले लॉ से काम चलाओ जो कन्फ्यूजिंग है, और 1 फरवरी के बाद से आप ये जो नया लॉ ब्लॉक असेसमेंट में आ गया आप इससे काम चलाओ। ठीक है सर। तो बाकी इसमें कोई लंबा चौड़ा चेंजेस नहीं है हेयर एंड देयर एक्सेप्ट लिमिटेशन। तो लिमिटेशन मैंने अभी आपको कवर कर ही ली थी। क्लैरिफिकेटरी की वजह सब्सटेंटिव में चेंज करना चाहिए। नहीं, वर्ड्स ठीक कर दिए उन्होंने। सर इन 6 महीने में कोई असेसमेंट ही नहीं हुई होगी, अब तक कंक्लूड ही नहीं हो पाई। हाँ नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर। कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड 1-2 अमेंडमेंट है इसके अंदर। एक वो लिमिटेशन वाली अमेंडमेंट है, वो लिमिटेशन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब आगे सर हम टीडीएस पे। तो टीडीएस में कवर कर लेता हूँ, आप सबने पढ़ ही लिया है, फिर भी मैं कवर कर देता हूँ जल्दी से, 5 मिनट में कवर कर दूँगा सर। 193 में जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, पहले कोई एग्जेम्पशन नहीं थी, अब 10,000 के बाद टीडीएस काटना है। डिविडेंड जो 5,000 की लिमिट थी, अब 10,000 के बाद टीडीएस कटेगा। 194 में जो इंटरेस्ट आम एसएससी देता है वो 5,000 से बढ़ के हो गई 10,000, बैंक की हो गई है 40,000 से 40,000 से 50,000, और सीनियर सिटीजन की हो गई है 50,000 से 1 लाख। ठीक है सर। लॉटरी के केसेस में 10,000 रुपये पर एनम होती थी, तो वो हो गई 10,000 रुपये पर लॉटरी। हॉर्स रेसेस के केसेस में जो 10,000 रुपये पर एनम की लिमिट थी वो हो गई है 10,000 पर रेस। ठीक है सर। और इंश्योरेंस कमीशन में 15,000 से बढ़ के हो गई है 20,000। कमीशन ऑन लॉटरी 15,000 से 20,000। कमीशन 194H 15,000 से 20,000। 194I रेंट की ये हो गई सर 6 लाख। चाहे वो मशीनरी का हो, 50,000 पर मंथ, 6 लाख नहीं है, 50,000 पर मंथ जब भी आप देंगे, चाहे वो मशीनरी का रेंट है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है, आपका 50,000 पर मंथ के ऊपर आपको 10% टीडीएस काटना है। ठीक है सर। और 194J में प्रोफेशनल हम लोगों के लिए बड़ा रिलीफ हो गया, 50,000 रुपये की 50,000 रुपये हो गई है 1 अप्रैल से हमारी लिमिट। म्यूचुअल फंड की इनकम की 5,000 से 10,000। इनहेंस कंपनसेशन और कंपलसरी एक्विजिशन उसकी लिमिट 2.5 लाख से बढ़ा के कर दी 5 लाख। 194 LBC सिक्योरिटी ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इंडिविजुअल HUF के लिए 25% रेट था, कॉर्पोरेट के लिए 30% रेट था, उसको दोनों को घटा के 10% कर दिया है। जो सबसे बड़ा वेलकम अमेंडमेंट है, जो आप TCS कलेक्ट कर रहे थे 2061H पे सेल के ऊपर, वो आपको अब कलेक्ट नहीं करना, उस सेक्शन को ओमिट कर दिया है और कॉन्सिक्वेंट अमेंडमेंट कर दिया 194Q में। 194Q में सिर्फ TDS करना है आपको परचेस के ऊपर, सेल के ऊपर आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है, सेल पे नहीं करना है। सर ये रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव है सर। इसमें 1/4/25 लिखा हुआ 1 अप्रैल 2, देखिए मैं इंटरप्रिटेशन, पारस ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा क्लियर कर दूं। देखो इनकम टैक्स की जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, पहले सिचुएशन अलग थी कि बजट हमारे जाके मई में पास होता था, तो TDS के जो प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे वो 1 जून से एप्लीकेबल होते थे बाई एंड लार्ज। जब से बजट अपना 1 फरवरी को आना शुरू हुआ, 31 मार्च से पहले इट टेक्स शेप एज एक्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि बहुत सारे सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं 1 अप्रैल 2025 से। जब 1 अप्रैल 2025 लिखते हैं तो हम समझते हैं असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है। तो हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये डेट है 1 अप्रैल 2025 या असेसमेंट ईयर 2025-26 है। ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है समझने का, जो सेक्शन आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल होगा। जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को, आपकी टैक्सेबल इनकम को इम्पैक्ट करता है, वो असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल होगा। जब भी वहाँ 1 अप्रैल 2025 लिखा होगा तो इट विल मीन असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है। और कोई प्रोसीजरल सेक्शन है खास तौर से TDS का या कोई कंप्लायंस रिलेटेड है, तो वो होगा 1 अप्रैल 2025 मीन्स 1 अप्रैल 2025 एज ए डेट, एज ए डेट। ये 25-26 डेट फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं सर, मतलब वही इफेक्टिव उस डेट से होगा। वो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो ये एक सिंपल थंब रूल होता है। और इसके अलावा जब आप फाइनेंस बिल देखेंगे तो फाइनेंस बिल के अंदर एक नोट्स एंड क्लॉजेज होते हैं। हम लोग जनरली फाइनेंस बिल पढ़ते हैं और मेमोरेंडम पढ़ लेते हैं। नोट्स एंड क्लॉजेज में हर एक क्लॉज के साथ उसकी इफेक्टिव डेट मेंशन होती है, और उसमें ये भी मेंशन होता है कि डेट से मेंशन है, इफेक्टिव है या असेसमेंट ईयर से इफेक्टिव है। ठीक है। तो कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो देख लें, वरना जो मैंने आपको सिंपल थंब रूल बता दिया, इस थंब रूल से आप एनालाइज कर लिए। अगर प्रोसीजरल सेक्शन है,
कंप्लायंस रिलेटेड है तो डेट है। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म का जो रेमुनरेशन है उस पर जो TDS आया है उसमें लिखा है 1 अप्रैल 2025, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोफेशनल से ये ओपिनियन दे दिया कि 31 मार्च 2025 को जो साल कंप्लीट होगा उसमें जो हम पार्टनर्स को रेमुनरेशन और इंटरेस्ट देना है उस पर TDS काटना है, बट इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 25 एज ए डेट, ठीक है सर। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद कोई इंटरेस्ट या रेमुनरेशन देंगे तो उस पर TDS काटना, बाकी पे नहीं काटना, ठीक है। दो जो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाले थे जिनका 5% या ट्वाइस ऑफ द रेट आपको TDS काटना था, वो दोनों सेक्शन हटा दिए हैं, TCS के लिए भी और TDS के लिए भी। इनऑपरेटिव पैन के तो अभी भी कोई चेंज नहीं आया। इनऑपरेटिव पैन जो होता था तो अब तो आधार नहीं हो गया, आधार नॉट लिंक्ड, तो जो आधार लिंक नहीं है अभी भी इनऑपरेटिव हो गए पैन, उस पर तो सेम ही है अभी। 20% आ रहा है TDS। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट है LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसको लिमिट को बढ़ा के 7 लाख से 10 लाख कर दिया है। और जो एजुकेशन लोन के बाद अगर आप कोई एजुकेशन के लिए रेमिटेंस करते हैं तो उस पर TDS का रेट पहले 0.5% था, उसको हटा दिया है। आप एजुकेशन लोन लो के अगर आप कोई रेमिटेंस कर रहे हैं बाहर तो उस पर कोई TDS TCS नहीं है, ठीक है सर। और वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, और जिस तरीके से 285 BA के अंदर एक एनुअल रिटर्न जाती है, इस तरीके से अब जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जो भी एजेंसीज डील करती हैं उनके ऊपर एक नई रिटर्न आ गई है, एनुअल रिटर्न, और उनको सारे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की एक एनुअल रिटर्न भेजनी पड़ेगी सारी ट्रांजेक्शन की। और मैं पारस से कहूँगा कि जैसे हम जैसे लोग हैं ना, सच में मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैंने कई बार पढ़ने की जानने की कोशिश की, तो पारस जी एक दिन एक सेमिनार कराओ, कम से कम सब लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में एजुकेट करो कि है क्या भला। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पेशली सेमिनार रखो, ठीक है सर। सेक्शन 9 में एक छोटी सी अमेंडमेंट है कि कोई एक्सपोर्ट के लिए अगर परचेसेस करने के लिए अगर इंडिया में बैठा है तो क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, तो उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, उसको नो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया मानेंगे। और बाकी NFAC से रिलेटेड है। और एक अमेंडमेंट है सॉवरेन फंड, जो बाहर की कंट्री हैं उनके फंड्स ने अगर गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है तो उनको 50AA भी नहीं लगेगा, ठीक है। उनकी सारी इनकम एग्जम्प्ट है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में 50AA लगता है वो भी उनको नहीं लगेगा। जो डिबेंचर्स के केसेस में 50AA में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं ना उसको, तो उनको 50AA भी नहीं लगेगा, उनकी सारी इनकम एग्जम्प्ट है। और बाकी बच गया IFSC से रिलेटेड, और मुझे लगता नहीं आप में से कोई IFSC पढ़ने में इंटरेस्टेड है बिकॉज इट डज नॉट कंसर्न एनी ऑफ अस। लेकिन फिर भी चलो एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि IFSC क्या है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है टू अट्रैक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। जिस तरीके से हमारे देश में सभी तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाया गया कि IFSC गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में बसाया, और वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे रेगुलराइज्ड हैं। तो वो जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं वो उनके थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट उनके थ्रू इंडिया में आती है, तो वहाँ पर उनके साथ जो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में वहाँ के थ्रू, तो उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते, है ना। तो फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना ईजी हो जाता है। ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रियाँ कॉपी करने से आया, और हमारे अरुण जेटली जी ने 2015 में ये कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, कि हम जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको IFSC के थ्रू मैनेज करेंगे, ताकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ कोई आदमी धोखाधड़ी ना कर सके। और जो इंटरनेशनल उनके स्टैंडर्ड है कि जो बाकी कंट्रियाँ अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को छूट देती हैं उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इंडिया हैज़ टू बी एट पार। तो जो बाकी कंट्रियों में छूट है, जहाँ इंडिया पीछे छूट जाता है, वो हम अमेंडमेंट करके वो छूट अपनी यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं, सिंपल। तो IFSC के जितने भी अमेंडमेंट आए हैं वो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रिलेटेड है, और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं IFSC की, उस प्रैक्टिसेस से मैच करने की दिशा में आ गए हैं। अपनी इनकम को उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो विद दिस मेरे ख्याल से मैंने एक भी क्लॉज फाइनेंस बिल का छोड़ा नहीं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे।
And I once again convey my thanks to Paras ji, Dragon CP Street Circle, all of you present here. आपने इतनी पेशेंस से मुझे सुना, और my learned co-speaker CK Gupta जी, thank you very much.